मेरी आवाज़ चली जा रही है? रमन जी कैसे हैं? बढ़िया है, मतलब आवाज़ तो आ रही है। हाँ ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से आज थोड़ा हम लोग 8-10 मिनट ज़रूर लेट कर रहे हैं। अभी भी वीडियो में कुछ दिखाई नहीं दे रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले 1-2 मिनट, हाँ दिखाई दे रहा हूँ शायद मैं। हाँ, बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। तो कल तो हमारे नई सरकार बन गई है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, और ऐसा बहुत कम बार देश में हुआ। नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी, और इसके बाद में अभी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। खैर, कल एक और घटना हुई, भारत पाकिस्तान से भी जीत गया। आप कहेंगे आज ये क्या कर रहे हैं, आज सुबह सुबह भारत पाकिस्तान मैच और मोदी जी का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे। 1 से 2 मिनट और लगने वाले हैं। मुझे लगता है कि दूसरी बातें की जा सकती है। वैसे मैसेज प्राप्त हुआ था, मैसेज मिला होगा आपको हमारी टेक्निकल टीम की ओर से कि भाई 5-7 मिनट हम लोग लेट स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये मैसेज ज़रूर मिला होगा आपको। तो टेक्निकल कई सारे इश्यूज होते हैं, ऑनलाइन की यही तो बड़ी दुविधा है। ऑफलाइन में तो आदमी जब आ गया तो आपको यू विल हैव टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स और द पार्टिसिपेंट्स, बट ऑनलाइन में तो कई सारी दिक्कतें हैं। आवाज़ नहीं आ रही है, कई बार PDF सेट नहीं हो पाता है, कई बार कोई दूसरा टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। खैर, जैसे 1-2 मिनट में ये सब शुरू होता है तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज 10 जून 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस विषय पर चर्चा करना हम लोग चाहेंगे। और जैसा कि आपको बताया गया था कि 8 जून 1949 को संविधान सभा में इस बात की चर्चा हुई कि भाई कल वाली जो चर्चा है, यानी कल 9 जून को हम लोग अवकाश क्यों रख रहे हैं। तो कहा गया कि भाई ब्रिटिश सम्राट का जन्मदिन है, इसलिए इस पर अवकाश रख रहे हैं। और वैसे जब से संविधान सभा बनी और जब से संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई 9 दिसंबर 1946 से लगाकर, ऐसा पहली बार अवसर आया कि जब ये दिन बीच में आ गया। क्योंकि आप जानते हैं कि 9 से 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ। फिर आप ये भी जानते हैं कि 20 से 25 जनवरी 1947 को दूसरा सत्र हुआ। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947 हुआ, तो बीच में कहीं आया नहीं। चौथा जो सत्र है वो 14 जुलाई से 30 जुलाई 1947 था, और 5वां सत्र में हमको आज़ादी मिल गई। 14 अगस्त की मध्य रात्रि से हमने शुरू किया, 30 अगस्त 1947 तक 5वां सत्र रहा। फिर एक लंबा गैप आया और छठा सत्र फिर मात्र 1 दिन का रहा, आप ये भी जानते हैं, 27 जनवरी 1948। फिर इसके बाद फिर लंबा सा गैप देखने को मिलता है, और फिर हमने 7वां सत्र किया था, वो भी आप जानते हैं 4 नवंबर 1948 से लगाकर 8 जनवरी 1949 तक। तो काफ़ी लंबी यात्रा हम लोगों ने तय करी है। 167 डेज़ की संविधान सभा की ये जो बहस है वो आपके सामने हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको बात समझ में आ सके कि हम लोग एक्चुअली में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से हमने पूर्ण की, ये बताने का उद्देश्य रहता है। फ़ोटो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरा वीडियो अभी भी ऑन नहीं है क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है। और जैसा मैंने मैसेज किया कि भाई 8 से 10 मिनट में हम लोग इस बात को जल्दी से आपके सामने रखने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में राजस्थान से 4 मंत्री आ गए हैं। हमारे जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत उसमें शामिल हो गए, भूपेंद्र जी यादव उसमें आ गए हैं, अर्जुन मेघवाल जी उसमें आ गए हैं, और भागीरथ जी चौधरी भी राजस्थान की ओर से मोदी जी की मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन गए। चारों ने कल शपथ ले ली। पोर्टफोलियो कौन सा दिया जाएगा ये तो 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आप जानते हैं परसों ही हमने जिक्र किया था कि हमारे संविधान में किसी भी मंत्री पद का उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसा कोई पद उल्लेखित नहीं है। राष्ट्रपति जब भी उन्हें शपथ दिलाते हैं तो मंत्री पद की दिलाते हैं, ना कि उन्हें वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री की दिलाते। इसलिए कल जब उन्होंने शपथ ली तो हमको ये मालूम नहीं पड़ा कि वो कौन सा मंत्रालय लेने जा रहे हैं। कल खाली मंत्री पद की शपथ ली। कुछ लोग कैबिनेट मंत्री बने, कुछ लोग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने, कुछ लोग केवल राज्य मंत्री बने। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं।
आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और ये काम बहुत अच्छा कर दिया कि मैंने मेरे टेक्निकल असिस्टेंट के नंबर आपको दे दिए ताकि तुरंत मैसेज पहुँच जाए भाई 8 से 10 मिनट लेट हम स्टार्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता तो फिर संभव ही नहीं हो पा रहा था। ये जो साइनिंग जो आ रही है उसको थोड़ा मिटाना, कुछ जो मेरा रंग वास्तव में है वो तो दिखाई दे नहीं रहा है और कुछ ज़्यादा ही गोरा कर दिया, तो थोड़ा इसको सेट कर लीजिए, फिर हम अपनी बात को शुरू करते हैं। एकदम सही है आपकी तरफ से। चलिए आज गोरा ही रहने दीजिए जैसे हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं 10 जून 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस विषय पर चर्चा 10 जून 2024 को, यानी ठीक 75 वर्ष बाद। 8 जून 1949 में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा हमने 8 जून 2024 को की थी। और जैसा कि आपको बताया गया कि हम अनुच्छेद ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे हम नहीं कर रहे हैं। संविधान सभा में भी ऐसा हुआ था, कभी राज्यपाल पर अनुच्छेदों पर चर्चा चल रही है तो कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अनुच्छेदों पर चर्चा चल रही है। और चर्चा चलते चलते कई बार चर्चा ये जो बजट है, बजट के संदर्भ में होने लग जाती है। आज भी कुछ इस प्रकार की चर्चा ही होगी जहां हम लोग वित्त प्रशासन के संबंधित कुछ अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा को समाप्त करके फिर हम लोग राज्य विधानमंडल में किस प्रकार से अधिवेशन होते हैं, क्या जॉइंट सेशन वहां पर होता है, अगर जॉइंट सेशन होगा तो किस प्रकार से होगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट का हिंदी संस्करण आपके सामने पेश किया जा रहा है। आज का एजेंडा आप देख सकते हैं क्या क्या विषय है। कारों की संख्या तख्तियों पर हिंदी अंक। आप जानते हैं पहले भी आपको इसी मंच से बताया गया कि हमारी जो कारें थी उस पर जिन लोगों ने हिंदी में नंबर लिखवा रखे थे उनके चालान कर दिए गए। संविधान सभा के सदस्यों की कारों पर चालान कर दिए गए क्योंकि उनके नंबर हिंदी में है। ये आज इशू उठेगा। एक इशू और है, काउंसिल हाउस पर यूनियन जैक का फहराना। यूनियन जैक आप लोग जानते हैं इंग्लैंड का झंडा, वो फहराया गया 9 जून को, ब्रिटेन के सम्राट का जन्मदिन, और वो पहना दिया गया। उस पर चर्चा होगी और फिर संविधान के जो अन्य अनुच्छेद है उस पर चर्चा होने जा रही है। जरा देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सुबह 8 बजे की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो रही है। सबसे पहले एजेंडा, कारों की संख्या तख्तियों पर हिंदी के अंक। सेठ गोविंदास जी ने पहले ये प्रश्न उठाया, आज फिर वापस इस प्रश्न को उठा रहे हैं। आवाज का कुछ इश्यू है, जरा देखिएगा टेक्निकल। आवाज आ रही है वैसे आप लोगों को, बताइए जरा। आ रही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं सभापति जी, आप आज की कार्यवाही प्रारंभ करें इससे पहले मैं आपका ध्यान हिंदुस्तान टाइम्स के 9 तारीख के अंक की ओर दिलाता हूं, जिसमें उन्होंने मोटर प्लेट्स के जिस प्रश्न को मैंने उठाया था उस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने जो कुल होम डिपार्टमेंट को लिखा है उसका जिक्र किया है। वे लिखते हैं, नाउ गोविंदास जी इज टॉकिंग अबाउट द न्यूज ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। इसका मतलब न्यूज़पेपर में जो छप रहा है, मीडिया में जो कुछ आ रहा है, उससे हमारी संविधान सभा भी प्रभावित होती थी। ये बतलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। 4-5 दिन पहले गोविंदास जी ने इसी प्रश्न को पहले भी उठाया था, लेकिन आज न्यूज़पेपर में छपा, 9 तारीख की न्यूज़पेपर में छपा। सेठ गोविंदास जी कह रहे अखबार में क्या छपा। पता लगा कि गृह मंत्रालय का ध्यान 1949 के भारतीय मोटर व्हीकल अधिनियम 1949 की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसके अनुसार संख्या तख्तियों पर गाड़ी की संख्या अंग्रेजी अक्षरों और अंकों में होनी चाहिए। पत्र में आगे चलकर ये लिखा कि भारतीय मोटर व्हीकल्स अधिनियम समस्त देश में लागू है और दिल्ली प्रशासन को इसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। ऐसा गोविंदास जी प्रश्न कर रहे हैं। वो आगे कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि संयुक्त प्रांत में और मेरे मध्य प्रांत में भी इसी कानून के अनुसार सब कार्यवाही होती है। इतने पर भी वहां की मोटरों के नंबर, मिनिस्टर्स की मोटरों के नंबर हिंदी में है। और ये भी आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के नियमों के मुताबिक पार्लियामेंट में जो भाषण होते हैं वे भी अंग्रेजी में होने चाहिए। पर हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर श्री जीवी मावलंकर ने अनेक बार ये कहा है कि वर्तमान परिस्थितियां जब बदल गई है तब इस प्रकार के नियमों को लागू क्यों किया जाए। पार्लियामेंट में बराबर भाषण हिंदी में होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो दलील है वह कॉमन सेंस और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल है और बड़ी बेहूदी दलील है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कोई खास परिस्थिति उत्पन्न ना हो पाए, इसलिए इस संदर्भ में आपको कुछ ना कुछ करने की कृपा करनी चाहिए। सेठ गोविंदास जी इज टॉकिंग अबाउट द न्यूज ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। सेठ गोविंदास जी ये भी बता रहे कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। एंड आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट दैट देयर इज
two role of the Constituent Assembly. First thing, the first function of the Constituent Assembly was the formulation of the Constitution of India, and that time डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो पार्लियामेंट के रूप में भी काम करती थी। आई थिंक आप अवेयर हैं 17 नवंबर 1947 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्लियामेंट के रूप में भी काम किया, एंड दैट टाइम जीवी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। गोविंदास जी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हिंदी में भाषण होते हैं, लेकिन हमारी कारों पर जो हिंदी में नंबर लिखे हुए उस पर चालान काटे जा रहे हैं। एल कृष्णास्वामी भारती जी जो कि मद्रास के हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, साधारणतया कोई प्रस्ताव होना चाहिए जिस पर हम बोलना प्रारंभ करें, और मैं जानना चाहता हूं कि सेठ गोविंदास जी ऐसी बातें प्रारंभ कर देना जो सदन के समक्ष नहीं है कैसे नियमानुकूल है? अब भारती जी प्रश्न उठा रहे हैं कि सर, संविधान सभा या कहीं पर भी जो कार्यवाही होती है वह कार्यवाही के सर्टेन रूल्स रेगुलेशन से प्रस्ताव होना चाहिए और इसके बाद में हमको उस पर चर्चा करनी चाहिए। सेठ गोविंदास जी तो ऐसे ही एकदम उठ कर आ गए और प्रश्न उठा दिया, कुछ ऐसा ही वो कहना चाह रहे हैं। यदि कोई शिकायत हो तो ये अधिक अच्छा है कि वे माननीय अध्यक्ष महोदय से जाकर मिले और इन सब मामलों की यहाँ चर्चा ना करें। किसी सदस्य के बोलने के लिए प्रस्ताव होना चाहिए। क्या ये मैं जान सकता हूँ कि वे किसी प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं? अखबार में छपी हुई न्यूज़ को लेकर सीधा चर्चा करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? सदन के समक्ष इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य ने उस दिन मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि एक माननीय सदस्य की कार की संख्या तख्ती हिंदी में होने के कारण उसको कुछ कहा गया और इसी से संबंधित खबर जो है हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है और उसी को वो पढ़कर सुना रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में भारती जी कह रहे हैं, श्रीमान, साधारण तरीका ये है कि वे आपसे आपके कमरे में आकर मिल लेते, यहाँ पर इस पर चर्चा करने की कहाँ जरूरत है? तो बालकृष्ण शर्मा जी जो कि संयुक्त प्रांत के हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है। नाउ ये प्रश्न कैसा बन गया? सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है। बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं कि कारों में संविधान सभा के मेंबर्स आ रहे हैं और कारों के नंबर हिंदी में होने की वजह से अगर उनके चालान काटे जा रहे हैं तो ये सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है। अब अध्यक्ष साहब आज इस संदर्भ में क्या व्यवस्था देंगे, वी विल डिस्कस। कृष्णस्वामी भारती जी कह रहे हैं, मैं इस विषय के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, मैं कोई इस विषय के महत्व को कम थोड़ी कर रहा हूं। आई एम जस्ट सेइंग दैट वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी शुड फॉलो द प्रोसीजर। मैं तो खाली इतना कह रहा हूं। इसके बाद में बालकृष्ण शर्मा जी क्या करें? मैं आपके विचारार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र इस सारे मामले में कुछ गंभीर मालूम नहीं होते, क्योंकि ये सदस्यों के विशेष अधिकार का प्रश्न है जिससे वे कुछ महत्व देते हुए प्रतीत नहीं होते। किसी माननीय सदस्य को ऐसा मामला सूचना देकर या बिना सूचना के ही सदन के समक्ष लाने का अधिकार है। अब बालकृष्ण शर्मा जी गोविंद जी की बात का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने यूं उठा दिया इस मामले को तो वो उठा सकते हैं, क्योंकि ये मामला विशेषाधिकार का, इसमें इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन और प्रोसीजर को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो औचित्य प्रश्न उठा रहे हैं वो कोई कि ये प्रस्ताव नहीं है, इस प्रकार की बात जरूरी नहीं है। ऐसी कई घटना हो चुकी है और मैं स्वयं ही ऐसी स्थिति में था और आपने कृपा करके मुझे उन मुद्राओं का प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी जो कि चलाई जाने वाली थी, ऐसा उन्होंने कहा। फिर अध्यक्ष आप क्या करें? मैंने इस मामले की जांच की थी क्योंकि ये मामला उस दिन उठाया गया था और मैं विशेषाधिकार संबंधी प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दूंगा और इस मामले को मैं सरकार के पास भेज दूंगा। नाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यस, मुझे मालूम है पहले भी इस प्रकार का मामला आया था, लेकिन ये जो भी मामला है मैं इसको सरकार के पास भेज दूंगा। ये विशेषाधिकार है या नहीं है, इस संदर्भ में मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। इसके बाद में बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं, मैं भी उनमें से हूं जो कि इस मामले में दिल्ली प्रशासन द्वारा सताया गया हूं। 1 अप्रैल को मेरी कार का चालान कर दिया गया। अब वो भी कह रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इसके बाद में संविधान सभा में थोड़ी सी हो अल्लाह हुआ। तो अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? शांति शांति। आप मुझे जो सूचना देना चाहते थे वो मुझे पता है। जैसा कि मैंने कहा, माननीय सदस्य विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय देने के लिए मुझ पर जोर ना डालें, ये शायद उनके हित में ना हो। जैसा कि मैं कह चुका हूं, ये मामला सरकार को भेज दिया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, बार बार मुझे ये मत कहो कि ये विशेषाधिकार का मामला है या नहीं है। मैं इस पर कोई भी निर्णय नहीं देने वाला हूं और अगर आप मुझसे जोर डालेंगे तो मैं फिर बता देता हूं ये आपके हित में नहीं है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले को मैंने सरकार के पास भेज दिया।
अब इसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, विधि का उल्लंघन करने को कोई विशेषाधिकार नहीं कहते हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि भाई जो कानून है उसका उल्लंघन हुआ और ये उल्लंघन होना कोई विशेषाधिकार नहीं है। खैर ये मुद्दा यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये सब बातें आपको बतानी जरूरी है ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारी संविधान सभा किस तरह से काम करती थी। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई उस पर हूबहू चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पर कौन कौन सदस्य क्या विचार रखते थे ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद में काउंसिल हाउस पर यूनियन जैक का फहराया गया, उस पर बी दास प्रश्न उठा रहे हैं। बी दास जिन्होंने कहा था कि मैं तो पूरी तरह से रिपब्लिक की विचारधारा में विश्वास करता हूं, मैं गणतंत्रवादी हूं और मैं किसी सम्राट के बर्थडे पर आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा और हमको भाग लेना भी नहीं चाहिए। संविधान सभा की बैठकें उसके लिए छुट्टी नहीं करनी चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने व्यवस्था दी कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं आना, बाकी छुट्टी तो होगी। आज बी दास कोई नया मुद्दा लेकर आए, क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कल इस काउंसिल हाउस के भवन पर यूनियन जैक लहरा रहा था। यद्यपि इस महान संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न चैम्बर पर नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप आदेश दें कि जब तक संविधान सभा इस स्थान पर बैठती है तब तक काउंसिल भवन पर इस प्रकार का झंडा नहीं लगाया जाए। मैंने पूरी बात को हाईलाइट कर रखा है, देख लीजिए। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं? माननीय सदस्यों को चाहे अच्छा लगे न लगे पर इसका कोई उपाय कम से कम अभी तो नहीं है। इसके बाद में मौलाना हसरत मोहानी जी, वही मौलाना हसरत मोहानी जी, चुपके चुपके आंसू बहाना याद है, गजल जिन्होंने लिखी थी, वही हसरत मोहानी जी क्या कह रहे हैं? क्या मैं आपका तथा इस सभा का ध्यान एक अत्यंत गंभीर मामले की ओर दिला दूं? भारत सरकार सिक्किम राज्य में एक प्रकार की पुलिस कार्यवाही कर रही है। वह अभी भारत संघ में मिला नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उन्हें मिलाने के लिए बाध्य कर रही है। नाउ इशू रिलेटेड टू सिक्किम। हम सब जानते हैं कि 35वां 36वां संविधान संशोधन 1974-75 में किए गए थे और इसके द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन आज की ये चर्चा 10 जून 1949 की ये जो चर्चा है वो ये बतलाती है कि फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑफ डे वी वर वेरी क्लियर अबाउट द सिक्किम। हसरत मोहानी एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, वो रेज कर रहे हैं कि सिक्किम पर भारत पुलिस कार्रवाई कर रहा है और हम उसे बाध्य कर रहे हैं भारत में मिलाने के लिए। इट्स मीन व्हाट? ये क्लियर है कि भले ही सिक्किम 75 में भारत का हिस्सा बना हो, लेकिन 1949 में भी वो हमारे मस्तिष्क में था। ये बात स्पष्ट हो गई। ये कुछ लोग आवाज की बात कह रहे हैं, थोड़ा सा देखो जरा, आवाज इज ओके? वॉइस ठीक आ रही है क्या? हाँ ठीक है। इसके बाद में अध्यक्ष आप क्या कहते हैं? शांति शांति, मुझे भय है कि हम ऐसे मामलों की ओर ध्यान नहीं दे सकता। ये मामला संविधान सभा के लिए नहीं है बल्कि संसद के लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, अरे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमारा काम संविधान का निर्माण करना है। हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते जो हमारा है ही नहीं। अगर आपको इस तरह के प्रश्न पूछने हैं तो आप संसद में जाओ, संसद में आप सरकार के खिलाफ में प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो संविधान सभा है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। इसके बाद में बहुत सारे सदस्य बोले, अरे साधु साधु साधु, मतलब थोड़ा शांति धैर्य रखिए, इस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं। खैर, अब अनुच्छेदों पर चर्चा आगे होगी। अनुच्छेद 92 आर्टिकल 92, अभी भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। ये अनुच्छेद मसौदा संविधान जो तैयार किए गए उन अनुच्छेदों पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आवाज की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा इसको देखें आप। हाँ, अरे यूट्यूब वाला आप बताओ तो जरा क्या स्थिति है आवाज की? आवाज वॉइस सही आ रही है? चलिए, अनुच्छेद 92 पर चर्चा। सबसे पहले प्रोफेसर केटी शाह आ रहे हैं कुछ अमेंडमेंट लेकर। आज प्रोफेसर शाह बहुत सारे अमेंडमेंट लेकर आएंगे, देखते हैं उनमें से कितने पारित होते हैं और किस तरह से पारित नहीं होते हैं। ठीक है, केटी शाह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि खंड 1 के अंत में मैं निम्न परंतु जोड़ना चाहता हूं। अनुच्छेद 92 में क्या कह रहे हैं? परंतु एक बार जब वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश हो जाए
और संसद उस पर विचार प्रारंभ कर दे तो राष्ट्रपति को या उसके नाम से कार्य करने वाले किसी मंत्री को या अन्य किसी व्यक्ति को यह क्षमता नहीं होगी कि वे उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन या रूप भेद कर सके अथवा समस्त विवरण को वापस ले सके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बजट कहते हैं। जब एक बार बजट राष्ट्रपति रखवाते हैं वो वित्त मंत्री के थ्रू जब बजट रखवा देते हैं, तो प्रोफेसर केटी शाह इस प्रकार का संशोधन लेकर आए कि उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होना चाहिए। बजट रख दिया तो रख दिया, उसमें परिवर्तन राष्ट्रपति की ओर से या मंत्री की ओर से नहीं होना चाहिए। वो किसकी ओर से कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राष्ट्रपति या उसके नाम से कार्य करने वाले किसी मंत्री को या अन्य किसी व्यक्ति को यह क्षमता नहीं होगी कि वे इसमें परिवर्तन कर सके। एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रोफेसर केटी शाह ये जो संशोधन लेकर आए हैं, हालांकि आप जानते हैं प्रोफेसर केटी शाह के संशोधनों का क्या होगा, लेकिन वो जो प्रश्न लेकर आए हैं, वो जो प्रस्ताव लेकर आए, वो कह रहे हैं कि बजट में राष्ट्रपति या उनके नाम से काम करने वाले मंत्री या फिर कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको ये बात अच्छी लगी या ठीक लगी ये नहीं पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहा हूं, हाँ या ना में जवाब चाह रहा हूं। मैं खाली इतना कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति, मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए। ये बात ठीक क्यों नहीं है, मेरा प्रश्न ये है। अगर बजट रखा जाए और उसमें कोई भी व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सके तो ये बात ठीक नहीं है। मेरा प्रश्न है ऐसा क्यों? हाँ, यूट्यूब वाले साथी कह रहे हैं कि वॉइस इज ओके, वेरी नाइस। ओमवीर जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, अहमद जी, ठीक है। सो क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया होगा। एक बार जब बजट सरकार रख देती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये बात ठीक नहीं है, ये बात सही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ठीक क्यों नहीं है? ये ठीक उसी वजह से नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप संसद में बजट रख रहे हैं और संसद के पास उस बजट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर बजट संसद में आप रख ही क्यों रहे हो? फिर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ठीक उसी तरह से बात हो गई। किस तरह से? मैं अक्सर आपको एग्जांपल देते हुए ये कहता हूँ कि हमारे ज़माने में दादाजी वगैरह फोटो बताते थे और फोटो बताकर ये कहते थे कि भाई देखो भाई, तुम्हारी सगाई इसके साथ कर रहे हैं। अब अगर आपके पास इस बात का पावर ही नहीं है कि आप हाँ या कर सको या ना कर सको, तो फिर ऐसी स्थिति में पूछा ही क्यों जा रहा है? ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहां पर भी है कि संसद में अगर बजट रखा जाए और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। यस, हमारे सुरजीत भाई कह रहे कटौती प्रस्ताव किस लिए लाए जाते हैं? फिर कटौती प्रस्ताव आप जानते हैं 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। तो संसद के पास जब इस प्रकार का पावर ही नहीं होगा तो फिर रखा ही क्यों जा रहा है, फिर पूछा ही क्यों जा रहा है? तो प्रोफेसर केटी शाह का यह संशोधन तो ठीक नहीं लगा मुझे। देखिए, मैं यहां तक तो कोई इश्यू नहीं था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, कोई मंत्री चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन कोई और व्यक्ति में तो संसद के सदस्य आते हैं, तो फिर आप रख ही क्यों रहे हैं? खैर, अपने पीछे तर्क क्या दे रहे हैं? श्रीमान, इसका उद्देश्य वित्तीय मामलों में लोकसभा की प्रभुता का सिद्धांत निश्चित करना है। एक बार वित्तीय विवरण तैयार करके संसद को पेश कर दिया जाए तो फिर उसे निपटाने का एक छत्र प्राधिकार संसद को ही होना चाहिए और कोई व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि लोकसभा उसे पारित ना करे। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह का तर्क है। दूसरा संशोधन भी प्रोफेसर केटी शाह का ही आ रहा है। वो क्या कह रहे हैं? सरवण जी क्या कह रहे हैं? केवल सूचना देना का कोई मतलब नहीं है। सूचना देने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि संसद में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं और जनता के प्रतिनिधि इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि जनता के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है उससे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जनता के प्रतिनिधि इस बात को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो कहां खर्च किया जा रहा है, क्यों खर्च किया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो अगर उन्हें यह अधिकार नहीं हो कि पैसा जो मांगा जा रहा है उसमें कटौती कर दे, टैक्स जो मांगे जा रहे हैं, टैक्स लगाने की जो परमिशन ली जा रही है उसको वो मना कर दे, तो फिर पूछने का कोई मतलब ही नहीं होगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। खैर, प्रोफेसर केटी शाह एक और संशोधन लेकर आए। जब तक वो चाहते हैं कि एक प्रावधान कर दिया जाए, जब संसद की लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को संसद की लोकसभा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकता है। एक्चुअली में प्रोफेसर केटी शाह स्पष्ट तौर पर
धन के संदर्भ में, बजट के संदर्भ में राज्यसभा का कोई रोल नहीं चाहते। अकॉर्डिंग टू हिम देयर शुड बी नो रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन द फाइनेंशियल इश्यूज और द मैटर्स। वो ऐसा चाह रहे हैं। वो कह रहा है कि जब कभी भी लोकसभा में बिल रखा जाए, बजट के संदर्भ में मनी बिल रखा जाए, बजट से संबंधित बातें रखी जाए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यसभा के सदस्यों को बुलाएगा, आ जाओ भाई, तुम भी यहां पर बैठ जाओ। इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आए हैं प्रोफेसर केटी शाह। आप जानते हैं ये भी पारित नहीं होगा। ये पारित इसलिए नहीं होगा क्योंकि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस विधि निर्माण की प्रक्रिया से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं कि एक सदन विधि नहीं बना सकता है। चाहे औपचारिकता के तौर पर ही सही, लोकसभा से मनी बिल पारित होने के बाद में राज्यसभा में जाता है, चाहे औपचारिकता के लिए ही सही। राज्यसभा उसे 14 दिन में पारित करती है, और पारित नहीं करती है तो वो पारित माना जाता है। अगर आप लोकसभा में ही राज्यसभा के सदस्यों को लाकर बैठा दोगे तो फिर वो बिल राज्यसभा में जाएगा ही क्यों? और फिर तो एक सदन से ही पारित हो जाएगा, और एक सदन से कोई बिल पारित हो नहीं सकता, क्योंकि विधि बनाने की जिम्मेदारी हमारे संविधान ने लोकसभा या राज्यसभा को नहीं दी है। विधि बनाने की जिम्मेदारी हमारी संविधान ने संसद को दी है। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू मेंशन द वर्ड संसद, देन लोकसभा और राज्यसभा दोनों है। इसका मतलब कितना कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए यहां पर। प्रोफेसर केटी शाह जो कहना चाह रहे हैं उससे गड़बड़ हो जाएगी। वो आगे क्या कह रहे हैं? मैंने जो सिद्धांत रखा उसके परिणाम स्वरूप ही ये बात पैदा होती है कि वो लोकसभा ही वित्तीय मामलों को निपटाने में सक्षम है और उसके विषय में उसे सर्वोपरि प्राधिकार है। दूसरी सभा को वित्तीय मामलों में बिल्कुल अलग रखना चाहिए, चाहे कानून के विषय में उसकी शक्तियां और प्राधिकार कुछ भी हो। अब प्रोफेसर केटी शाह का तर्क अलग है। उनका विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना एक अलग चीज होती है, और फाइनेंशियल मैटर एक अलग चीज होती है। फाइनेंशियल मैटर लोकसभा के पास ही रहना चाहिए। देयर शुड बी नो रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून के निर्माण में चाहे दोनों सदनों को कोई भी पावर हो, लेकिन फाइनेंशियल मामले तो उन्हीं के पास रहने चाहिए, लोकसभा के पास। फिर आए एचवी कामत साहब, हरि विष्णु कामत जी। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 92 में ये भी जोड़ दो, मंत्रियों और संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते। एक्चुअली में अगर आप लोगों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112 को अगर ढंग से देख रखा है, आप जानते हैं अनुच्छेद 110 मनी बिल के संदर्भ में, आप जानते हैं अनुच्छेद 112 हमारे बजट के संदर्भ में। हालांकि बजट शब्द वहां पर लिखा हुआ नहीं है, वहां एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द लिखा हुआ है। अनुच्छेद 110 में यह बता रखा है कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। धन विधेयक पहले लोकसभा में रखा जाएगा, ये भी दे रखा है। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है, ये भी लिखा हुआ है। और भारित व्यय क्या होता है, अभारित व्यय क्या होता है, इसका भी उल्लेख संविधान के इन अनुच्छेदों में है। आप जानते हैं धन विधेयक में कौन कौन सी बातें आती है, ये भी बातें सब इन अनुच्छेदों में लिखी हुई, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब वो चाहते हैं, एचवी कामत साहब चाह रहे हैं कि मंत्रियों और संसद के सदस्यों को जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे वो भी इसमें जोड़ दिए जाए। क्या तर्क दे रहे हैं जरा देखिएगा। इस संशोधन पर बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, मैं तो केवल यही जानना चाहता हूं कि जब राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की उपलब्धियों को भारत के राजस्व पर भारित व्यय माना गया है, तो मंत्रियों और संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों को भारित व्यय क्यों नहीं माना जा रहा है? भारित व्यय इंग्लिश में कहते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है? एक ऐसा व्यय जिस पर संसद बहस कर सकती है लेकिन मतदान नहीं करती। अकॉर्डिंग टू एचवी कामत साहब, व्हेन हम लोग जब लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति इत्यादि के वेतन को भारित व्यय में डाल रहे हैं, देन व्हाई हम मंत्रियों और संसद के सदस्यों के वेतन भत्तों को हम इसमें क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं? तो अध्यक्ष आप खुद जवाब दे रहे हैं इस बार। वो कह रहे हैं मंत्रियों के वेतन पर सदन में मत लिया जाता है क्योंकि मंत्री रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या गजब की बात कही है। उनका ये शामिल नहीं किया जा सकता भाई। मंत्रियों के वेतन पर वोटिंग करवाई जाती है, बाकी वालों के वेतन पर वोटिंग नहीं करवाई जाती है, इसलिए हमने मंत्रियों को यहां पर भारित व्यय में नहीं डाला है। दूसरी बात, मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए वो वेतन वगैरह उनको भारित व्यय में डाल देंगे तो दिक्कतें हो जाएगी, ऐसा खुद अध्यक्ष साहब भी कह रहे हैं। फिर एचवी कामत साहब बोल रहे हैं राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऐसा वो कुछ बोल ही रहे होते हैं कि अध्यक्ष वापस जवाब देते हैं।
वे उस मायने में उत्तरदायी नहीं है जिस मायने में मंत्री उत्तरदायी होते हैं। अरे भाई, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति जिनकी आप बात कर रहे हो, वे उस तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जिस तरह से मंत्री होते हैं। और आप जानते हैं कि मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। एच वी कामत साहब फिर प्रश्न कर रहे हैं, एक कठिनाई है श्रीमान, इस संविधान में किसी अनुच्छेद में यह नहीं लिखा कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वेतन घटाया नहीं जाएगा, किंतु राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के विषय में ऐसा उपबंध है। अतः यह प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त व्यक्तियों के वेतन भत्तों को संसद बदल सकती। अब एच वी कामत साहब ने एक टेक्निकल प्रॉब्लम उठाई है। उन्होंने कहा संविधान में स्पष्ट लिखा है हमने कि राष्ट्रपति के वेतन में उनके पदावधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संदर्भ में तो हमने ये प्रावधान नहीं जोड़ा। अगर हमने ये प्रावधान नहीं जोड़ा तो इसका मतलब संसद को अधिकार है कि उनके वेतन भत्तों में कमी कर सके। जब उनके वेतन भत्तों में कमी करने का अधिकार है, इसका मतलब वोटिंग हो रही है। वोटिंग हो रही है, इसका मतलब वो भारित व्यय नहीं है। ऐसा एच वी कामत साहब प्रश्न उठा रहे हैं। आप देखिए, गजब के प्रश्न आ रहे हैं। अध्यक्ष साहब क्या बोल रहे हैं, मुझे भय है कि आपका संशोधन तो उत्तरदायी मंत्रियों के समूचे सिद्धांत पर ही सीधा कुठाराघात है। अब अध्यक्ष साहब खुद ही संविधान सभा के मेंबर्स के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। जब हम लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य यह है कि आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष खुद ही संविधान सभा के सदस्यों को जवाब दे रहे हैं। और आपको पहले भी इस मंच से कई बार बताया गया कि कई बार प्रश्न खुद अध्यक्ष के होते हैं। अध्यक्ष खुद डॉक्टर अंबेडकर से प्रश्न पूछते हैं, अरे ये ऐसा कैसे होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, संविधान सभा के अध्यक्ष भी प्रश्न पूछते हैं और कभी कभी संविधान सभा के अध्यक्ष खुद ही सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हैं। यह है कार्य प्रणाली, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मुझे लगता है कि हमको मालूम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जब हम इतना गहराई के साथ इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक बात अपने टिप्स पर होनी चाहिए। खैर, एच वी कामत साहब क्या कह रहे हैं, श्रीमान मैं संशोधन को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता हूं। इसके बाद में 1703, 1704, 1705 नाम का संशोधन पेश नहीं किया गया। इसके बाद में आए वापस प्रोफेसर के.टी. शाह। वो क्या कह रहे हैं, अनुच्छेद 92 के खंड 3 के उपखंड ड में लिखा हुआ जो है और बाय पार्लियामेंट, बाय लॉ, ये शब्द हटा दिया जाए और उसकी जगह पर ये लिख दे, क्या लिख दे, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सो चार्ज्ड। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर के.टी. शाह लेकर आए। आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 और 112 अगर आपने पढ़े हैं तो भारित व्यय चार्ज एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी मदें आती है आप लोगों ने देखा होगा। हमने कोई पैसा उधार ले रखा है तो वो भारित व्यय में आता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं वो भारित व्यय में आते हैं। अर्थात संसद उसके ऊपर बहस कर सकती है लेकिन मतदान नहीं करती। आप ये सब पढ़े होंगे भारित व्यय में। और एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, और किसी ऐसा व्यय जो संसद के द्वारा भारित घोषित किया जाए वो भी भारित व्यय में होगा। लास्ट लाइन आपको ये देखने को मिलेगी। अगर आप भारित व्यय वाला अनुच्छेद देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि संसद किसी और व्यय को भारित व्यय घोषित कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लोकपाल है, उसमें सभापति और 8 मेंबर्स होते हैं। सभापति को और मेंबर्स को जो भी वेतन भत्ता वगैरह मिलता है, अगर हमारी संसद कानून बनाती है और कहती है कि लोकपाल के सभापति और मेंबर्स को जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे वो भी भारित व्यय होगा, तो संसद ऐसा कर सकती है क्या? ऐसा कर सकती है क्या? मेरा प्रश्न ये है। तो जवाब है बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि हमारे संविधान ने साफ साफ शब्दों में कह रखा है कि ये तो भारित व्यय है, इसके अलावा कोई संसद कानून बनाकर और किसी को भारित व्यय घोषित करे तो वो भारित व्यय में शामिल हो जाएगा। प्रोफेसर के.टी. शाह कह रहे नो, इस प्रकार का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। संसद के पास इस प्रकार की पावर नहीं होनी चाहिए। संविधान खुद ही घोषणा कर दे कि भारित व्यय में क्या क्या शामिल है। ऐसा प्रोफेसर के.टी. शाह संशोधन लेकर आए हैं। तो ये बातें बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से बातें रखी गई। अब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर खुद आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 92 के खंड
दो के उपखंड क और ख में रेवेन्यू ऑफ इंडिया जो शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? रेवेन्यू ऑफ इंडिया की जगह क्या लिखा जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और आप लोग जानते हैं पिछली जो हमारी वर्कशॉप हुई थी अभी 8 जून वाली, उसमें बिल्कुल आपको बार बार बताया गया रेवेन्यू ऑफ इंडिया शब्दावली बदल दी गई है और उसके जगह पर भारत की संचित निधि जैसी शब्दावली अस्तित्व में आ गई है। और इस विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई और चर्चा यहाँ तक हुई थी कि भाई 1935 के अधिनियम में तो भारत की संचित निधि जैसी शब्दावली नहीं है, फिर आप नई नई टेक्निकल टर्म्स क्यों ला रहे हैं? पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी। अब अम्बेडकर वही थोड़ा चेंजेस करना चाह रहे हैं। उसके बाद में रेवेन्यू ऑफ इंडिया जहां पर लिखा वो कंसोलिडेट फंड ऑफ द इंडिया शब्दावली चाहते हैं। और एक और वो चाह रहे हैं भारित व्यय में एक चीज और आ जाए। क्या आ जाए? द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द CAG। इसका मतलब जो मसौदा संविधान जो था उस मसौदे संविधान में CAG का जो वेतन भत्ते वगैरह है उनको भारित व्यय में शामिल नहीं किया गया था। 10 जून 1949 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि खुद मसौदा समिति के अध्यक्ष है वो एक संशोधन लेकर आए और उन्होंने लिख दिया कि CAG भी भारित व्यय में जोड़ दिया जाए। आप देखिए संविधान किस तरह से बन रहा है। फिर आगे वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं 9 के विषय में मुझे इतना ही कहना है कि सदन ने अनुच्छेद 124 खंड 5 पहले पारित कर दिया जिसमें विद्यमान संशोधन निहित है, अतः इसे यहाँ रखा गया है क्योंकि यह अनुमान किया गया कि बाहर की संचित निधि पर भारित समस्त मदों को एकत्रित कर देना अच्छा रहेगा, इसकी बजाय कि वे संविधान में यत्र तत्र बिखरे हो। क्या बात कही है डॉक्टर अंबेडकर ने। फॉर एग्जाम्पल क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल CAG का जो वेतन है वो CAG से संबंधित एक अनुच्छेद में लिख दो कि वो भारित होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक अनुच्छेद में लिख दो कि भारित होगा। हाई कोर्ट के जजेस का जो वेतन है वो हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेदों में लिख दो भारित होगा। क्या ये ठीक है क्या? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि सब जगह इधर उधर बिखरे हुए, अब मैंने क्या कर दिया, भारित कौन कौन सा व्यय है वो सब एक जगह पर लिख दिया। ऐसा डॉक्टर BR अम्बेडकर कहना चाह रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत प्रावधान लाया जा रहा है कि भारित व्यय कौन कौन से। इसके बाद में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने एक रोचक संशोधन पेश किया जिसके अनुसार संसद के सदस्यों और मंत्रियों के वेतन भत्ते ये शब्द इस उपखंड में जोड़ दिया जाए जिससे कि वे भी भारत के राजस्व पर भारित हो जाए। इसका आशय यह है कि उन पर भी मतदान नहीं होगा जिसका परिणाम यह होगा कि कार्यपालिका को हटाया नहीं जा सकेगा। इस पर मुझे तो कुछ आश्चर्य सा है। भारत के राजस्व पर तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और CAG के वेतन ही भारित व्यय होते हैं। वे अनुच्छेद 93 के अंतर्गत मतदान से विमुक्त हो जाएंगे। मैं नहीं कह सकता कि इन उच्च सम्मानित व्यक्तियों के वेतन पर भी मतदान के अधिकार से राष्ट्र की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संसद को वंचित क्यों किया जाए। अल्लो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी, एक और प्रोफेसर है हमारे संविधान सभा, वो कह रहे भाई ये कॉन्सेप्ट लाए क्यों आपने भारित व्यय का? अरे भाई कोई भी पदाधिकारी हो, वी शुड डिस्कस अबाउट दी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ दैट ऑफिस। हमको संसद में बहस करनी चाहिए उस विषय पर। हम इन पदों को बाहर क्यों रख रहे हैं? हमारी संसद जब जनता की प्रतिनिधि, हमारी संसद जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो फिर हम संसद को इस अधिकार से वंचित क्यों रख रहे हैं? ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी अपने तर्क को देते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में वोटिंग करवाई जाएगी। अभी जो संशोधन आए और परसों जो संशोधन आए उस पर क्या करवाई जाएगी? वोटिंग करवाई जाएगी। आप देखते हैं एक संशोधन था फाइनेंस मिनिस्टर जोड़ने वाली बात को संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया। एक पीपल्स हाउस शब्दावली जोड़ने की बात जो थी वो भी परसों ही थी, वो भी संशोधन अस्वीकृत हो जाएगा। एक परसों जो संशोधन रखा गया था और वो जो एक्सपेंडिचर शब्द के पश्चात ये जो शब्दावली जोड़ना चाह रहे थे जिसमें रेवेन्यू ऑफ इंडिया जैसी शब्दावली आ रही थी, प्रोफेसर KT शाह ने रखा, जबकि रेवेन्यू ऑफ इंडिया शब्दावली हमने चेंज ही कर दी थी। हम तो अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शब्दावली लेकर आए, वो संशोधन भी अस्वीकृत हो जाएगा। इसके बाद में अभी जो संशोधन रखा था कौन सा कि लोकसभा में जब भी बजट रखा जाए तो राज्यसभा के मेंबर को बुलाएंगे राष्ट्रपति, ये संशोधन में क्या हो जाएगा? अस्वीकृत हो जाएगा। फिर डॉक्टर अंबेडकर का एक संशोधन था कि भाई सैलरी शब्द भी रख दिया जाए, वो संशोधन स्वीकार हो जाएगा। और HV कामत साहब ने अपना संशोधन तो खुद नहीं वापस ले लिया कि नहीं मेरे संसद पर आप बहस मत करवाओ, मेरे संसद पर आपने
मतदान भी मत करो, मैं मेरा संशोधन वापस लेता हूँ, तो वो अपना संशोधन वापस ले लेंगे और पार्लियामेंट शब्द हटा दिया जाए, संविधान खुद ही घोषणा कर दे भारित व्यय कौन कौन सा होगा, ये संशोधन भी अस्वीकार हो जाएगा। और रेवेन्यू ऑफ इंडिया शब्दावली हटा दीजिए और लिख दीजिए भारत की संचित निधि। ये शब्दावली जो है डॉक्टर अंबेडकर ने रखी थी, तो ये क्या हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। इसके बाद में वापस देखिए एक रेवेन्यू ऑफ इंडिया और शब्द हटाना था, वो भी स्वीकार हो जाएगा और भारत की संचित निधि शब्द आ जाएगी। सीएजी का वेतन और ये सब संचित निधि पर भारित कर दिया जाए, ये संशोधन डॉक्टर अंबेडकर का था और ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। और इस प्रकार अनुच्छेद 92 भारतीय संविधान का पार्ट बन जाएगा। अब आएगा अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 और पहला ही अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर केटी शाह। आज प्रोफेसर केटी शाह छाए हुए दिखाई देंगे। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 93 के खंड में पार्लियामेंट जो शब्द लिखा हुआ है उसके पश्चात आप ये लिख दीजिए, अनलेस पार्लियामेंट हैज बाय लॉ प्रीवियसली पास्ड इन एनी ईयर ऑफ फॉर दैट पर्पज इनेक्टेड दैट एनी एक्सपेंडिचर अंडर आर्टिकल 92 सब क्लॉज 3 शैल बी डीम्ड नॉट टू बी चार्ज ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया। देखिए फिर वही रेवेन्यू ऑफ इंडिया जैसी शब्दावली चाह रहे हैं, जबकि रेवेन्यू ऑफ इंडिया जैसी शब्दावली अब हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है, क्योंकि उसकी जगह पर नया शब्द ला दिया है। रेवेन्यू ऑफ इंडिया जैसी शब्दावली 1935 के दिन में उल्लेखित थी, उसकी जगह पर शब्द आ गया भारत की संचित निधि। फिर केटी शाह का एक भाषण है, मैं चाहता हूं कि वो भाषण भी आप सुने ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। जहां भी वित्तीय मामलों में संसद की प्रभुता वरन लोकसभा की प्रभुता के सिद्धांत को मैं स्थापित करना चाहता हूं, यहां पर भी अत्यधिक लोक व्यय को एकमात्र करके संचित निधि में डाल देना और फिर उसे संसद के मतदान से परे रखना मेरे विचार से आपत्तिजनक है। वो कह रहे हैं भारित व्यय कॉन्सेप्ट लेकर आ गए और कह रहे हो कि संसद उसके ऊपर वोटिंग नहीं करेगी, खाली चर्चा करेगी, बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इससे व्यय पर संसदीय नियंत्रण कम हो जाएगा, चाहे ये मान भी लिया जाए कि ये राशि या संचित निधि में रखना अपेक्षित है। आज की विशेष परिस्थितियों में ऐसा आचरण चाहे अपेक्षित हो, पर मैं नहीं चाहता हूं कि संसद को संविधान के अधीन जरा भी ये अधिकार नहीं रहे कि वह इन मतदान के विमुक्त मदों में से कुछ भी कम कर सके, चाहे वह विधि द्वारा ही समाविष्ट क्यों न जाए। ये प्रोफेसर केटी शाह तर्क उठा रहे हैं। अतः मैं चाहता हूं कि आगे से यह शक्ति संसद को दी जाए कि वह पूर्ववर्ती वर्ष में ऐसा विधान बना सके कि अनुवर्ती वर्ष में एक विशेष मद को उस समय भारत के राजस्व पर या संचित निधि पर भार नहीं समझा जाएगा, जिससे कि उस पर सदन को मत देने का अधिकार हो जाएगा। भारत की विशेष परिस्थितियों में जिन राशियों को संचित निधि में समाविष्ट किया जाए, संसद को उन्हें विधि द्वारा उस निधि में से निकाल देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, मत योग या मत विमुक्त यानी वोटिंग और नॉन वोटिंग मदों में अंतर करने की प्रणाली पर अथवा उन राशियों में जिन पर संसद प्रतिवर्ष मत देगी और उन राशियों में जिन पर मतदान नहीं हो सकता, वाद विवाद हो सकता है। विभेद करने का आचरण पूर्ववर्ती शासन की देन है, जिस पर मेरे विचार है प्रबल आपत्ति हो सकती थी और आज भी प्रबलतर आपत्ति हो सकती है। उस शासन सत्ता के विषय में निसंदेह यह समझा जा सकता है कि ऐसी कई व्यय की मदें थी जिन्हें वो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के समक्ष लाने की चिंता नहीं करती। क्या गजब का तर्क उठाया प्रोफेसर केटी शाह ने। क्या कहा, अरे भाई अंग्रेजों के शासन में भारित व्यय का कॉन्सेप्ट आया होगा, कह रहे प्रोफेसर केटी शाह। अंग्रेजों के जमाने में भारित व्यय का कॉन्सेप्ट आया होगा। अंग्रेजों के जमाने में जो संसद में भारत की जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, अंग्रेज चाहते थे कि वो प्रतिनिधि उन पर बहस तो करे लेकिन उसके ऊपर मतदान नहीं करे। भार्गव भाई कितनी गजब की बात बताई है प्रोफेसर केटी शाह ने। उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों से उधार ले लिया आपने। अंग्रेज चाहते थे कि वो कुछ व्यय को भारित व्यय घोषित कर दे और भारत की संसद उस पर बहस तो करे लेकिन मतदान नहीं करे। समझ रहे आप मेरी बात को? ये तो अंग्रेजों का सिस्टम था। अब अंग्रेजों के सिस्टम को हम क्यों लेकर आए हैं भारित व्यय के रूप में? हमारी संसद उसके ऊपर बहस करेगी लेकिन उसमें कमी नहीं कर सकती। ये क्या सिस्टम हुआ? ऐसा कहा प्रोफेसर केटी शाह ने। वो आगे क्या कह रहे हैं, गजब का, मैंने हाईलाइट कर रखा। वो कह रहे हैं मेरे विचार से ये तो जले पर नमक छिड़कना है। आप विधानमंडल से कहते हैं तुम ऐसी मदों पर बहस करने का हक है पर तुम्हें मत देने का हक नहीं है। ऐसे व्यर्थ वाद विवाद से क्या लाभ है जो निराशा उत्पन्न करने वाला है, जिसका परिणाम केवल अनुत्तरदायी, विनाशकारी, नकारात्मक आलोचना ही हो सकती है, जो हमारे नेताओं को तो पसंद ही नहीं है। Why we are going to discuss about all these things? जब आप उसमें कमी नहीं कर सकते
तो फिर इतना व्यर्थ डिस्कशन क्यों कर रहे हो, ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर केटी साहब। तर्क में दम है, तर्क में दम है। He was more concerned for the money of Indians. Yes, obviously. भारत की जनता का पैसा है तो हमको उस पर विचार करने का अधिकार है, तो उसके ऊपर मतदान का भी अधिकार होना चाहिए। और ये तो अंग्रेजों के जमाने का सिस्टम था कि आप कुछ व्यय को भारित कर दो, क्योंकि उस समय भारत पर राज अंग्रेजों का था। चलिए, वो आगे कह रहा था, मुझे इस अनुच्छेद के लिए कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है, ऐसा वो प्रोफेसर केटी साहब अपनी बात को रखते हुए कह रहे हैं। इसके बाद में अम्बेडकर फिर एक संशोधन लेकर आए, रेवेन्यू ऑफ इंडिया शब्द की जगह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिख दीजिए, ऐसा वो लेकर आए। फिर थोड़ी वोटिंग हुई, प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन फिर अस्वीकार होगा और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जैसी शब्दावली जोड़ने का प्रस्ताव स्वीकृत होगा, और इस प्रकार अनुच्छेद 93 संविधान का भाग बन जाएगा। अब अनुच्छेद 94 आ रहे हैं, खुद डॉक्टर अंबेडकर लेके आ रहे हैं उस पर संशोधन। देखिए क्या है संशोधन। अनुच्छेद 94 की जगह पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाए। इसका मतलब अनुच्छेद 94 पहले कुछ और रूप में था, अब नए रूप में आ रहा है। देख लेते हैं क्या है। विनियोग विधेयक लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथासंभव शीघ्र भारत की संचित निधि में से लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदान की भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी गई राशि, इस प्रकार के किए गए किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि पर फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर संसद के किसी भी सदन में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं है, इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम होगा। आप जानते हैं धन विधेयक के संदर्भ में अंतिम निर्णय का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, लेकिन इनिशियल स्टेज में यहां पर पीठासीन अधिकारी जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। खैर, इसके बाद में जरा देखिए अंबेडकर ने जो संशोधन रखा, इसके बाद में 1711 से 1716 तक कोई संशोधन पेश नहीं किया। 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716 6 संशोधन एक साथ पेश नहीं किए गए। इसके बाद में अध्यक्ष कह रहा है चलो भाई कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, किसी को कुछ बोलना है क्या? तो के संतानम साहब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, पुराने अनुच्छेद के स्थान पर इस नए अनुच्छेद को रखने में चाहे कुछ बड़ी आपत्ति ना हो, पर मेरा यह ख्याल तो हो ही जाता है कि हमारी प्रक्रिया पर यह एक अनावश्यक औपचारिकता थोपी जा रही है। निसंदेह डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी प्रक्रिया को हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रक्रिया के अनुरूप बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु एक सारवान अंतर है जिसको उन्होंने नहीं लिया। हाउस ऑफ कॉमन्स में प्राकलन पर मतदान समिति में होता है। अच्छा, एक बात बताना चाहता हूं, हमारे देश में बजट पारित होता है लोकसभा के द्वारा, लोकसभा से पारित होने के बाद में वो राज्यसभा में जाता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और आप ये भी जानते हैं कि राज्यसभा को इस संदर्भ में कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर अंदर पारित करना होता है, और अगर वो पारित नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में पारित मान लिया जाता है, ये आप जानते हैं। और जैसा मेरा एक भाई कह रहा था कि ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन जैसी शब्दावली तो भारत के संविधान में कहीं उल्लेखित ही नहीं है। सुरजीत भाई, ज्वाइंट सेशन जैसी शब्दावली संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। सही कह रहा हूं? ये क्या बोल दिया मैंने? जैसे हमारी बहन बोल रही है रक्षा, ज्वाइंट सीटिंग, यस, ज्वाइंट सेशन जैसा कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट सीटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आगे से अब कभी भी ज्वाइंट सेशन शब्द नहीं बोलेंगे। ज्वाइंट सेशन शब्द था संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में। संसद के दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाई जाती थी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के संदर्भ में, वो भी 1962 तक ही था। इसके बाद में हमने ज्वाइंट सेशन शब्दावली संविधान में संशोधन करके हटा दी। सो ज्वाइंट सेशन जैसा शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। वी हैव ओनली ज्वाइंट सीटिंग। इट शुड बी वेरी क्लियर। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब के संतानम साहब जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। के संतानम साहब इंग्लैंड में
किस तरह से बजट पारित होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में जब हाउस ऑफ कॉमन्स बजट को पारित करता है, we have parliamentary system of the government, or England have also parliamentary system of the government. There is two houses, one is Common Sabha and second is Lord Sabha. We have Lok Sabha and Rajya Sabha. We can compare to Lok Sabha to Common Sabha and Lord Sabha to Rajya Sabha. लेकिन ये जो के संतानम साहब जो प्रश्न कर रहे हैं बड़ा गजब का प्रश्न कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में जब भी कभी बजट के एस्टिमेट जब पास किए जाते हैं कॉमन सभा के द्वारा, तो वो कॉमन सभा नहीं होती है उस समय वो एक समिति होती है। उस समय वो कॉमन सभा नहीं होती, वो किस रूप में आ जाती है? समिति के रूप में आ जाती है। ऐसा के संतानम साहब कह रहे हैं और अपना तर्क दे रहे हैं। फिर देखिए वो आगे एक बात और कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्रपति को प्रमाणीकरण करने की शक्ति देना संवैधानिक रूप से आपत्तिजनक है। यदि ये आपत्ति है तो मेरा यह निवेदन है कि जो कुछ पारित हो उसका अध्यक्ष ही प्रमाणीकरण करे, अतः समस्त औपचारिकता को हटाया जा सकता है। नाउ डॉक्टर अंबेडकर ने जो संशोधन रखा उस संशोधन में क्या कहा कि जो बजट है, जो धन विधेयक है, उसके प्रमाणीकृत यानी सर्टिफिकेट देने का काम कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। लेकिन अभी हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इनिशियल स्टेज में जब मसौदा लाया जा रहा है उस समय राष्ट्रपति था, फिर राष्ट्रपति की जगह पर हमने पीठासीन अधिकारी लाया, और हो सकता है जब आगे आने वाले दिनों में जब संविधान सभा का सत्र आगे बढ़ेगा तो पीठासीन अधिकारी से शब्द चेंज होकर क्या बन गया? लोकसभा अध्यक्ष बन गया। अब के संतानम साहब कह रहे हैं राष्ट्रपति प्रमाणीकृत करे, ये ठीक बात नहीं है, तो आपने पीठासीन अधिकारी लाया, ये ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वही बात कह रहे हैं जो प्रोफेसर केटी साहब ने कही कि यार भारित व्यय का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बिना चर्चा के आप पैसा पारित करवा, बिना चर्चा के नहीं, बिना मतदान के पैसा पारित करवाते हैं, ये थोड़ी ठीक बात नहीं है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूं कि वित्त पर संसद की शक्ति प्रभावी होनी चाहिए। इसे प्रभावी रखने के विषय में इतना ही सख्त हूं जितना कि श्री सिद्धवा है, किंतु हमें प्रभावी होने का ढोंग करके इसे अन्य एक उपबंध द्वारा प्रभाव शून्य नहीं बना देना चाहिए। यदि खंड 3 रहे तो 1 अरब रुपया अनुपूरक या अधिकारी अनुदान के रूप में व्यय किए जा सकते हैं, तो फिर सारी चीजें संसद के समक्ष केवल अनुसमर्थन मात्र के लिए आएगी। अतः नया अनुच्छेद का खंड 3 हट जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र संतानम ने सुझाव दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के संशोधन में से खंड 3 को निकाल दिया जाए। तो संतानम साहब क्या कह रहे हैं? समूचा खंड 3 नहीं, मैं तो इन शब्दों को हटाना चाहता हूं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द नेक्स्ट 2 सक्सेसिंग ईयर एंड नाउ 2 सक्सेसिंग आर्टिकल्स। ये अनुच्छेद 95 में होना चाहिए। मुझे तो 2 सक्सेसिंग आर्टिकल्स पर ही आपत्ति है, ऐसा के संतानम साहब कह रहे हैं। कि वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा अनुच्छेद हटा दिया जाए या उसका पार्ट हटा दिया जाए। अब आते हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब, पश्चिम बंगाल से। श्रीमान, इस संशोधन के गुण अवगुण पर कुछ नहीं कहना चाहता। अनुभवी विशेषज्ञ इस संशोधन के कुछ उपबंधों से असहमत है, पर मैं सदन का ध्यान संविधान में नए संशोधन रखने की बढ़ती हुई और भयानक प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब उसी तरह से दुखी हो जाएंगे जिस तरह से आप दुखी हैं। आपको भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता होगा कि अचानक हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे चर्चा करते करते बजट पे चर्चा करने लग जाते हैं, बजट पे चर्चा करते करते राज्यपाल पे चर्चा करने लग जाते हैं, और राज्यपाल से चर्चा करते करते हम विधान मंडल और संयुक्त बैठकों पर चर्चा करने लग जाते हैं। ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, ये बात नजरुद्दीन अहमद साहब को भी अच्छी नहीं लगी। वो कह रहा सर ये क्या है, कभी ये संशोधन कभी वो संशोधन, उसके ऊपर संशोधन, अचानक संशोधन, ये क्या है? क्या कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद? पर मैं सदन का ध्यान संविधान में नए संशोधन रखने की बढ़ती हुई और भयानक प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप पहले से निर्णय कर चुके हैं कि संशोधनों पर संशोधन दिए जा सकते हैं, पर संविधान पर नए संशोधन पेश नहीं किए जाने चाहिए। प्रथम सूची का संशोधन संख्या 11 अनुच्छेद 94 का पूरा स्थान ले लेता है, संशोधन संख्या 12 अनुच्छेद 95 का स्थान ले लेता है, संशोधन संख्या 13 96 का स्थान पूरी तरह से ले लेता है। ये संशोधन नए हैं और वे संविधान पर संशोधन है। मैं केवल नियम संबंधी आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, पर मैं अत्यंत गंभीर परिवर्तन जो निहित है उस बारे में चर्चा कर रहा हूं। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम संविधान के मसविदे पर जिस
प्रकार विचार कर रहे हैं, हम जिस प्रकार आगे और पीछे जा रहे हैं, कभी एक अनुच्छेद यहां से लेते हैं फिर उछलकर उस अनुच्छेद पर वहां पहुंच जाते हैं, मेरे विचार से इससे ऐसी विसंगतियां और असंगतियां उत्पन्न हो जाएगी, ठीक वक्त पर इसका पता ही नहीं लगाया जा सकेगा। इस कारण मैंने सुझाव रखा था कि हमारे पास मसौदा समिति से अंतिम मसौदा आ जाना चाहिए। आप जो कुछ रखना चाहते हैं उसका एक पूरा चित्र सदन के समक्ष पेश होना चाहिए। इसके स्थान पर हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन सर्वथा नए संशोधन, नए भाव, नए विचारों की वर्षा की जाती है। यह अत्यंत कठिन और असुविधाजनक तो है ही है, चाहे बहुत गड़बड़ की बात ना हो। संशोधन पर संशोधन, संशोधन पर संशोधन, अरे संशोधन पर संशोधन आए कोई दिक्कत नहीं, पर अचानक नया संशोधन, एक अनुच्छेद जो पहले था जो हमने पारित किया उसको अस्वीकार करके नया अनुच्छेद लेकर आ जाते हो, ये क्या बात हुई? ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं। और अगर आपको याद हो दोस्तों, तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने पिछले कुछ दिनों में क्या कहा था कि संविधान सभा की बैठक थोड़ी स्थगित कर दो, मसौदा समिति को कहो वापस कि तुम्हें जो करना है एक बार कर लो, एक बार ऐसा करके पूरा नया मसौदा हमारे सामने रख दो ताकि एक एक करके हम चर्चा कर सके। ऐसा नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने कहा था। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने जो बात कही उससे कुछ मेंबर्स नाराज हो गए। उन्होंने कहा अरे क्या बात कर रहे, संविधान का तो काम धड़ाधड़ चल रहा है ना, आप इसमें बीच में बाधा कर कह रहे हो कि स्थगित कर दो। तो नजरुद्दीन जी ने कहा अरे मैंने कब कहा स्थगित कर दो, मैंने तो कहा कि ये जो प्रक्रिया ठीक नहीं है, चाहे बड़ी गड़बड़ी नहीं कर रही हो लेकिन ये कठिनाई जरूर उत्पन्न कर रही है, ऐसा वो कहना चाह रहे। श्रीमान, मैंने कुछ दिन पूर्व जो सुझाव दिया कि कुछ दिन तक कार्य स्थगित कर दिया जाना चाहिए जिससे कि मसौदा समिति को अपने विचारों का पूरा चित्रण देने का पूरा समय मिल सके और हम पूरी तरह तैयार होकर आ सके। दुर्भाग्यवश उस समय मेरे सुझाव का अर्थ विलंबकारी कार्यवाही लगाया गया। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे संविधान के मसौदे में जैसा कि वह स्वीकृत हुआ है उसके बारे में नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप संशोधन कर दीजिए, मैं थोड़ी कह रहा हूं आप स्थगित ही कर दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए ताकि एकदम सही तस्वीर सामने आ सके। आगे वो क्या कह रहे हैं, इस समय तो यह हालात है कि जब माननीय डॉक्टर अंबेडकर खड़े होकर कोई नया खंड पेश करते हैं तो सदन को लकवा सा मार जाता है, अधिकांश उसे समझ नहीं पाते हैं और उसे यूं ही पारित कर देते हैं। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब कह रहे हैं हो क्या रहा है, अचानक डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, नया संशोधन रख देते हैं और हमको तो ऐसा लगता है जैसे कोई लकवा हो गया है, संविधान सभा के अधिकांश मेंबर को समझ में नहीं आता और फिर हम पारित कर देते। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ऐसा कह रहे हैं। ये बातें भी मालूम होनी चाहिए। अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। मुझे भय है कि माननीय सदस्य की यह शिकायत उचित नहीं है। इस संशोधन विशेष की सूचना 28 मई को दी गई थी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जवाब दे रहे हैं, आपकी शिकायत ठीक नहीं है। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात मैंने 28 मई को आपको दे दी थी और आज तो 10 जून है, मैंने आपको 28 जून को दे दी, 28 मई को दे दी थी। तो नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कहेंगे, अरे मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था इस अनुच्छेद का, वरना बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई है जिनका मैंने अभी नाम नहीं लिया है, ऐसा वो कहेंगे। जरा देखिएगा, इस संशोधन विशेष की सूचना 28 मई को ही दे दी गई थी, जिसे अब लगभग एक पखवाड़ा हो गया है और इस पर काफी लंबी बहस के पश्चात लिया गया जो कल इन संशोधनों के बारे में हुई थी। मैं नहीं समझता कि कोई सदस्य आश्चर्यचकित रह गया हो, विशेषकर इन अनुच्छेदों के विषय में जिनमें प्रक्रिया संबंधी आधारभूत परिवर्तनों का सुझाव रखा है। अब नजरुद्दीन जी अहमद साहब क्या कह रहे हैं, मैं तो इन अनुच्छेदों का हवाला उदाहरण के रूप में दे रहा था और आप तो उदाहरणों से प्रेम कर बैठे। अरे मैंने तो एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ये अनुच्छेद पे धड़ाधड़ आप नए अनुच्छेद लेके आए। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, हमारे समक्ष प्रतिदिन बिल्कुल नए विचार पेश किए जाते हैं। हमारे समक्ष ऐसे संशोधन आते हैं जो नए विचारों के अतिरिक्त कुछ नहीं होते। मैं इस प्रवृत्ति के विरुद्ध हूं जो कि सदस्यों के लिए गड़बड़ पैदा करने वाली है, असुविधाजनक है। सब सदस्यों के लिए इन परिवर्तनों को समझना आसान नहीं है। विद्यमान संशोधनों के विरुद्ध ही मेरी शिकायत नहीं है, वरन प्रतिदिन नए विचार रखे जाते हैं और उन्हें प्रतिदिन बदला जाता है और अंतिम समय में कुछ सुझाव रखा जाता है और हमें उस पर स्वतः सहमत होना पड़ता है। हमें उनसे सहमत होना पड़ता है, ऐसा कह रहे हैं नजरुद्दीन जी अहमद साहब। संविधान सभा में ये रोचक चीजें भी होती थी, बातें पता होनी चाहिए। हाँ, क्या कह रही है हमारी बहन, मजेदार बातें हो रही है सर।
आपकी आवाज़ सभी करेक्टर में आती है। नहीं, आवाज़ तो भाई करेक्टर में तो निकलना जाना पड़ता है ना। कभी कभी नेहरू जी की जब बात कर रहे हो तो नेहरू जी के पक्ष में खड़े थे, जब हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब के पक्ष में खड़े होते हैं, अध्यक्ष के रूप में जब बात करते तो अध्यक्ष के पक्ष में खड़े होते हैं, कभी श्यामा प्रसाद जी बोलते तो श्यामा प्रसाद जी के पक्ष में, कभी M.R. जयकर साहब बोलते हैं तो बिल्कुल चरित्र। जब एक ही व्यक्ति को जब सारे चरित्रों का चित्रण करना है तो उसे सब प्रकार की भूमिका निभानी होगी। खैर, अध्यक्ष आप आगे क्या कह रहे हैं? जब हम संविधान पर विचार कर रहे हैं तो हमें नए विचारों को सर्वथा आने से नहीं रोक सकते। समय समय पर परिवर्तन होने आवश्यक है और जब भी परिवर्तन होंगे हमें उनके अनुसार कार्य करना होगा। अतः सभापति ने देर में भी संशोधनों को पेश होने की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित कर रखा है। यदि वह यह समझे कि संशोधन है ऐसा है कि उस पर विचार होना चाहिए तो मैं तो विचार करने का पूरा वक्त देता हूं। फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब वापस बोलेंगे। मेरा निवेदन तो केवल यही है कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस। खैर, अब आते हैं कौन? टीटी कृष्णमाचारी जी। टीटी कृष्णमाचारी जी खुद प्रारूप समिति के एक मेंबर हैं, मद्रास के। अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 94 के स्थान पर नया अनुच्छेद रखने के संशोधन पर डॉक्टर अंबेडकर ने परसों पूरा प्रकाश डाला था, जबकि वे वित्तीय नियंत्रण के विषय में परिवर्तन करने की मसविदा समिति की योजना के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने ये काफी स्पष्ट कर दिया था कि विनियोग विधेयक का सुझाव राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण करने की प्रणाली का स्थान लेने के लिए रखा गया था, जो कि अब प्रचलित थी और उसके कारण ऐसे थे जो कि हम देश में जो ढांचा बनाना चाहते हैं उससे बिल्कुल भिन्न थे। देख लीजिए, इससे यह साबित होता है कि मसौदा संविधान जब बनाया गया तब उस समय कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका सर्टिफिकेट राष्ट्रपति को देने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब धीरे धीरे वो जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी पर आएगी और वही पीठासीन अधिकारी फिर हमें किस रूप में दिखाई देगा? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दिखाई देगा। टीटी कृष्णमाचारी जी खुद एक प्रारूप समिति के मेंबर है, तो वो बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि हमने किस प्रकार से काम किया है प्रारूप समिति के दौरान काम करते हुए। अब आते हैं प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, जरा देखिए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन का ध्यान केवल अनुच्छेद 94 के खंड 2 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और मैं डॉक्टर अंबेडकर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अनुच्छेद में इस खंड की आवश्यकता को स्पष्ट करें। इस खंड 2 में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार दिए गए किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में परिवर्तित करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर संसद के किसी सदन में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन अप्रवेश्य है या नहीं, इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अंतिम होगा। हाँ, ये तो है। अब आप क्या कहना चाह रहे हो? इंग्लिस्तान के संविधान में ऐसा कोई खंड नहीं है। देख लीजिए, जो लोग भारत के संविधान के संदर्भ में ये कहते हैं, कोई कहता है ये 1935 के अधिनियम की कॉपी है, तो जवाब मिल गया। वहाँ लिखा हुआ रेवेन्यू ऑफ इंडिया, हमने लिखा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई कहता है इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से हमने हूबहू ले लिया। सिब्बल लाल जी सक्सेना जी क्या करें? अरे, इंग्लैंड के संविधान में तो इस प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है। सो वी शुड बी ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट इट दैट। कोई कहता है कि इट्स ए कॉलोनियल डॉक्यूमेंट, मैं बिल्कुल उनसे एग्री नहीं करता। अरे, कॉलोनियल डॉक्यूमेंट कैसे कह सकते हैं? भारत का संविधान भारत के लोगों ने, उनके प्रतिनिधियों ने भारत की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार बनाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान सभा में ही इस प्रकार की कई बार शब्दावली आपको देखने को मिलेगी। वो क्या कह रहे हैं? इंग्लिस्तान के संविधान में तो ऐसा खंड ही नहीं है। हाँ, उनका संविधान अलिखित है। मैं देखता हूं कि यह बात सदन के अभी समय पर या संसद अपने लिए जो नियम बनाए उस पर छोड़ देनी चाहिए, किंतु यदि इस बात को संविधान में रख दिया जाए तो इससे संसद की प्रभुता परिसीमित हो जाएगी। यद्यपि योजना यह है कि प्राक्कलन यानी एस्टिमेट्स की सप्लाई समिति में, वेज एंड मीन समिति में जांच की जाएगी और इन समितियों के उन समितियों के विनिश्चय पर विनियोग विधेयक तैयार किया जाएगा, किंतु वास्तव में विनियोग विधेयक की मदों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किंतु मान लीजिए कि कोई सरकार उन समितियों की सिफारिश के अनुसार विनियोग विधेयक को नहीं बनाती है, तो फिर सदन के सदस्यों के लिए कोई उपबंध नहीं है जिससे कि वे संशोधन पेश करके उस पर समितियों के विनिश्चय के अनुरूप बना दें। ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी का तर्क है। अब आते हैं महबूब अली बेग साहब, जो कि मद्रास के हैं। वो क्या कह रहे हैं?
श्रीमान, मैं अनुच्छेद 94 पर और नए अनुच्छेद पर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर कुछ बोलना चाहता हूं। प्रस्तावित संशोधन और मौलिक अनुच्छेद में अंतर है। मौलिक अनुच्छेद के अनुसार तो लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों का सर्टिफिकेट राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि इनिशियल स्टेज में जो मसौदा बनाया गया था उसके अंतर्गत सर्टिफिकेट देने का काम राष्ट्रपति करता था। अब किंतु संशोधन के अनुसार लोकसभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और पारित किया जाएगा। मुझे तो केवल यही अंतर दिखाई देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी भूमिका स्वरूप स्टेटमेंट में यह कहा था कि विगत में तो सभा द्वारा स्वीकृत व्यय का प्रमाणीकरण गवर्नर जनरल करता था, जिसके कई कारण थे। उसे अपने स्वविवेक से कार्य करना पड़ता था और अपने व्यक्तिगत विचारों अनुसार काम करना पड़ता। अतः यह आवश्यक था कि सभा द्वारा स्वीकृत व्यय विवरण उसके पास जाता था, जिसमें से कि वह अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता। अब वे परिस्थितियां उपस्थित नहीं है। यद्यपि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, किंतु यह अधिक समुचित और लोकतंत्रात्मक उपाय है कि लोकसभा जो व्यय स्वीकृत करे उसके विवरण को वही अनुमोदित करे। उन्होंने इस विषय में यह युक्ति पेश की है। मैं उससे सर्वथा सहमत हूं कि राष्ट्रपति को इस प्रकार का सर्टिफिकेट देना नहीं चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आते हैं एल कृष्णस्वामी भारती। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में मेरे मित्र श्री संतानम द्वारा उठाए गए प्रश्न पर निसंदेह स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। वो खंड 3 में जो बात लिखी हुई है उसका और इशारा करते हुए वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप स्पष्ट कीजिए, कुछ इस संदर्भ में चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए। आपने देखा, अगर आपने बजट की पूरी प्रक्रिया पढ़ रखी है, मेरे हिसाब से मीणा साहब आप तो शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही है, डॉक्टर राजेंद्र मीणा जी। बजट की प्रक्रिया अगर हम लोगों ने देखी है तो बजट जब रखा जाता है तो बजट केवल हमेशा और हमेशा अगले वर्ष जो पैसा खर्च होगा उसी का उल्लेख नहीं करता है। बजट में जो करंट ईयर जो चल रहा होता है उसका भी कई सारी बातें उल्लेखित होती है। और अगर आपने 113, 114, 115, 116 की पूरी प्रक्रिया को देख रखा है तो आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि बजट में जो लास्ट ईयर जो पैसा खर्च किया गया उसके बारे में भी कुछ बातें उल्लेखित होती है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बजट में यह उल्लेखित होता है कि हम पैसा कहां कहां खर्च करेंगे। और बजट में कई बार ऐसी मदों का भी उल्लेख होता है जो संसद ने लास्ट ईयर जो दिया था पैसा उससे ज्यादा खर्च हो गया है, जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सिस ग्रांट, अतिरिक्त अनुदान, ये जो अतिरिक्त वगैरह जो है या अनुपूरक जो अनुदान ये जो है, ये कई बार जो पैसा संसद के द्वारा तो दिया जाता है उससे भी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका भी जो बजट है वो अगले वर्ष ही पारित होता है। कमाल की बात देखिए कि अक्सर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं बजट, और हमें मान के चलते बजट मतलब भविष्य ही है वैसे तो, लेकिन बजट में ऐसी बहुत सारी मदें होती है, बजट में ऐसा बहुत सारा पैसा होता है जो खर्च किया जा चुका होता है और संसद को आगे कहा जाता है कि अब जो हमने खर्च कर दिया उसको भी आप पारित करिए। दैट्स वाई कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। एडिशनल ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सिस ग्रांट, ये सब हमारे संविधान में दे रखा है, उसी पर चर्चा चल रही है। और वो एल कृष्णस्वामी भारती जी प्रश्न उठा रहे कि क्या कमाल करते हो, जो पैसा खर्च हो गया उसके बाद में संसद को पूछ रहे हो आप। ये इस बारे में चर्चा हो रही है। वो क्या कह रहे हैं, मैं डॉक्टर अंबेडकर से पूछना चाहता हूं कि क्या कार्यपालिका के लिए यह संभव नहीं है कि संसद की विशेष स्वीकृति के बिना वो पिछले वर्ष के समान कोई राशि खर्च कर सके, और इसलिए क्या कार्यपालिका को खुली छूट देना नहीं है कि वह किसी वर्ष संसद द्वारा उस वर्ष के लिए स्वीकृत राशि से कितना ही अधिक धन व्यय कर दे। वो कह रहे हैं कि यार ये कमाल कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रोविजन डाल देंगे ना तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, मन मर्जी से करेगी, फिर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। अगर आप एडिशनल ग्रांट, एक्सिस ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट का सब कॉन्सेप्ट रखेंगे तो कार्यपालिका बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देगी और फिर अगले साल के बजट में उसे पारित करवा देगी, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अब आते हैं खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सोचा था कि मेरे मित्र TT कृष्णमाचारी जी ने जो बात कही उनसे मेरे मित्र श्री संतानम की आपत्तियों का काफी उत्तर मिल गया होगा, किंतु मेरे मित्र श्री भारती ने अपने स्टेटमेंट में यह संकेत किया है कि कम से कम उनके संदेह तो दूर नहीं हुए। अतः मैं कुछ और शब्द कहना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री संतानम ने कहा कि हम विनियोग विधेयक की प्रक्रिया को व्यर्थ ही अपने यहाँ लागू क्यों कर रहे हैं और हमारे प्रयोजन के लिए सर्टिफिकेट अनुसूची की वर्तमान प्रक्रिया ही पर्याप्त है।
यदि मैं ठीक समझा हूं तो उनकी युक्ति ये है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में विनियोग विधेयक इसलिए आवश्यक है क्योंकि एस्टिमेट के अनुदान को समस्त सदन की समिति स्वीकार करती है, सदन स्वीकार नहीं करता है। परिणामत उनके मतानुसार विनियोग विधेयक आवश्यक प्रक्रिया बन जाती है क्योंकि प्राक्कलन पर सदन में समिति विचार करती है। एक्चुअली में डॉक्टर अंबेडकर साहब उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंग्लैंड का सिस्टम और हमारा सिस्टम किस तरह से अलग है। इंग्लैंड में जब भी विनियोग विधेयक वगैरह पारित किए जाते हैं तो उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो एक तरह से कमेटी बन जाता है, वो एक सदन के रूप में नहीं रहता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसके बाद में फिर अध्यक्ष साहब वोटिंग करवाते हैं, जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने रखा वैसा का वैसा संशोधन संविधान सभा के द्वारा स्वीकार हो जाएगा। और इसके बाद में आएगा अनुच्छेद 95, वही जो मैं बात कर रहा था, अनुपूरक अनुदान, अधिकांश एक्सेस ग्रांट। इस विषय पर अब चर्चा आ रही है। क्या हो रहा है, कौन लेके आ रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर अनुच्छेद 95 जो पहले रखा है उसकी जगह पर नया अनुच्छेद रखवाना चाह रहे हैं। एक मेरे भाई प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा कि अगर अगले साल वही सरकार नहीं रही तो, बिल्कुल ठीक प्रश्न है, फिर भी हमको पास तो करना पड़ेगा। आप आलोचना कर लीजिए कि ये हो गया, गलत हो गया, फला हो गया, लेकिन आप वो पास तो करना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा खर्च हुआ है और ये हमारी सिस्टम की कमी कह दीजिए या चाहे कुछ भी कह दीजिए। सवाल आपका ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी की सरकार, पुरानी वाली जो सरकार है, उनके समय कुछ पैसा खर्च हो गया और बाय द वे अगर ये सरकार वापस रिपीट नहीं होती तो ऐसी स्थिति में क्या होता? पारित तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। हमारी संसद में बजट पारित करने की प्रक्रिया के दौरान ऐसे कई सारे लैकुनाज हैं जिन पर प्रैक्टिकली हमको विचार करना चाहिए और उस समय के अनुसार उसमें सुधार करना चाहिए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 104 पढ़ो। हंसराज जी, JNU कैंपस वाले, हाँ, अनुच्छेद 104 पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है कि अगर समय पर शपथ नहीं ली और शपथ न लिखने के बावजूद भी अगर बैठ गया कोई व्यक्ति लोकसभा में या राज्यसभा में तो उसके ऊपर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। कितना? 500 रुपये। अब मुझे बताओ, आज भी 500 और 26 जनवरी 1950 को भी 500। बात को समझ रहे हैं ना? अभी संसद के सारे सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी बहुत जल्दी, राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी के बिहाफ पर प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे। अनुच्छेद 104 में क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा। तो परिवर्तन होना चाहिए, ये सब चीजें परिवर्तित होनी चाहिए। तो अनुच्छेद लाया जा रहा है नया। इसके बाद में एक संशोधन लाया जा रहा है प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी के द्वारा। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इट शुड बी वेरी क्लियर। प्रोफेसर सिब्बल लाल जी सक्सेना कह रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होना चाहिए और 31 अक्टूबर तक चलना चाहिए। 1 नवंबर से 31 अक्टूबर के बीच में फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी तर्क दे रहे हैं, ऐसा संशोधन रख रहे हैं। अब उसके पीछे तर्क क्या, जरा देखिएगा। श्रीमान, इस नए संशोधन में प्रस्तावित नई प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश संसद के समान हमारी संसद को भी एस्टिमेट की जांच करने के लिए अधिक समय दिया जाए। ब्रिटिश संसद में विनियोग विधेयक अगस्त के अंत में पारित होना चाहिए। इसका आशय यह है कि 31 मार्च के पश्चात 5 महीने लग जाते हैं। इंग्लिस्तान में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के मास वर्ष में सर्वोत्तम होते हैं। यदि हमारी संसद को दिल्ली में मई, जून, जुलाई के मास में बैठना पड़े तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। अतः मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में आय व्यय पर विचार करने के लिए वर्ष के सर्वोत्तम मास रखे जाए, जैसे कि संसद को 31 मार्च के पश्चात विनियोग विधेयक को पारित करने के लिए 5 महीने दिए जाते हैं। इसी प्रकार मैं ये चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पश्चात हमें भी विनियोग विधेयक को पारित करने के लिए कम से कम 5 महीने मिलने चाहिए। इसका अर्थ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इससे हमारी प्रक्रिया बिल्कुल ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया के समान हो जाएगी। श्रीमान, हमारे देश में भी वित्तीय वर्ष नवंबर के प्रारंभ में दीपावली पर आरंभ होता है। अतः नया वित्तीय वर्ष हमारी प्राचीन परंपरा के अनुरूप होगा, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी कह रहे हैं। 1 नवंबर टू 31 अक्टूबर, ऐसा प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना जी ने कहा। क्या हमारे देश में ऐसा है?
हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिब्बल लाल सक्सेना जी जिस इंग्लैंड की प्रणाली का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने उसको नहीं अपनाया। मेरे अहमदी भाई क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं है। इंग्लैंड का जो एग्जाम्पल वो जो दे रहे हैं, इंग्लैंड की जिस तरह की व्यवस्था की जो बात कर, हमने उसको नहीं अपनाया। वो कह रहे हैं वहाँ विनियोग विधेयक कैसे होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पारित होता है। वो कुल मिलाकर दिल्ली की जो गर्मी है उसका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं मार्च अप्रैल मई में अगर हमको बैठना पड़ेगा, और दिल्ली की गर्मी, और दिल्ली में तो गर्मी है क्योंकि सारी सत्ता का केंद्र बिंदु दिल्ली है, तो गर्मी तो वही होगी ना भाई। खैर, बीएम गुप्ते जी आ रहे हैं बंबई से। श्रीमान डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के विचार करने के पश्चात भी मैं इस अनुच्छेद के उपबंध का विरोध करना चाहता हूं। बीएम गुप्ते जी का अपना विरोध है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर खुद क्या बोल रहे हैं, मैं देखता हूं कि सदन के समक्ष जो वित्तीय प्रस्ताव रखे गए उनसे सदस्य बहुत चिंतित है। मैं इसे समझता हूं क्योंकि मुझे स्मरण है कि जब श्री चर्चिल के पिता लॉर्ड चांसलर बने थे तब उनके समक्ष आय व्यय रखा गया था, जिसमें अंकों को दशमलव और उनके बिंदुओं के साथ दिखाया गया था। स्पष्टतः वे गणित के विद्यार्थी नहीं थे और समझ नहीं सके कि अंकों के बीच में उन दशमलव बिंदुओं का क्या अर्थ है। अतः उन्होंने फाइल पर लिख दिया, इन बिंदुओं का क्या आशय है। यह स्पष्टीकरण वित्त विभाग के सचिव से मांगा गया। श्री चर्चिल के पिता जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी समझने में कठिनाई हुई तो हम क्या चीज है। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर एग्जाम्पल देना चाहते हैं संविधान सभा में, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें हुई। जब ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे होते हैं तो इसी समय प्रश्न पूछा जाता है सिब्बल लाल सक्सेना जी का, अरे मेरे संशोधन के बारे में भी तो बताओ। मेरा संशोधन है 1 नवंबर से 31 अक्टूबर के बीच वाला, उसका भी तो कुछ बताओ। तो अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं, मुझे बहुत खेद है, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना कहते हैं कि वित्त वर्ष को बदल दिया जाए। खैर, मुझे तो केवल यही कहना है कि मुझे संदेह है कि उनका उद्देश्य साफ नहीं है। वे शायद शरद सत्र चाहते हैं जिससे कि वे जितना चाहे उतना काम कर सके। सर्दियों में आना चाहते हैं, यहां गर्मी दिल्ली की सहन नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने शब्द बोले नहीं है, पर मतलब उसका यही है। वे शायद शरद सत्र चाहते हैं जिससे कि वे जितना चाहे काम कर सके। यदि वे लंबे सत्र चाहते हैं तो उन्हें गर्मी के माह में बैठना चाहिए, जैसा कि आजकल हम कर रहे हैं। खैर, सिब्बल लाल सक्सेना जी आगे कह रहे हैं, फिर आप ही पहाड़ पर आराम के लिए जाना चाहेंगे, मैं नहीं। गर्मी से मेरे स्टेटमेंट पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा वो कह रहे हैं सिब्बल लाल सक्सेना जी। खैर, वोटिंग करवाई जाती है और वो जो संशोधन रखे गए अंबेडकर का वो ही स्वीकार किया गया, बाकी सब संशोधन अस्वीकार कर दिए गए। 31 अक्टूबर 1 नवंबर से 31 अक्टूबर ये सब अस्वीकार कर दिए गए और अनुच्छेद 95 संविधान का पार्ट बन गया। अब आया अनुच्छेद 96। अनुच्छेद 96 पहले जिस रूप में रखा गया था उसकी जगह पर नया रूप लाया गया। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर खुद रख रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं अनुच्छेद 96 के स्थान पर निम्न अनुच्छेद रख दिया जाए, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। वोट ऑन अकाउंट्स वगैरह आपने, वोट ऑन क्रेडिट्स, वोट ऑन अकाउंट्स ये सब पढ़े होंगे, लेखानुदान वगैरह, इसके संदर्भ में अनुच्छेद लाया जा रहा है और उसके ऊपर भी बहस होगी। कुछ सदस्य कहेंगे कि इस तरह का अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। ये रखा गया जो आजकल अनुच्छेद 116 में आपको जो दिखाई देता है वो रखा गया। के संतानम सब कह रहे हैं कि इस संशोधन में कुछ त्रुटि है। वो कह रहे हैं कि आपने ये लिख दिया कि लोकसभा की ये शक्ति होगी और इसके पश्चात आपने लिखा और विधि द्वारा प्राधिकृत करने की। मेरे विचार से संविधान के अनुसार लोकसभा विधि द्वारा प्राधिकृत नहीं कर सकती है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि एक बार तो आप विधि कह रहे हो, एक बार आप लोकसभा कह रहे हो, तो ये इस तरह से कैसे चलेगा। ये इस तरह का प्रश्न के संतानम साहब के द्वारा पूछा गया। वो आपके सामने रखा है। फिर डॉक्टर अंबेडकर वाला संशोधन भी स्वीकार हो जाएगा। इसके बाद में आ रहा है आर्टिकल 97 और एचवी कामत साहब उसके ऊपर संशोधन लेकर आ रहे हैं। संशोधन क्या है उसको पूरा हाईलाइट कर रखा है मैंने। हाईलाइट करने के पीछे उद्देश्य यही है कि कोई खास बात हम लोग छोड़ नहीं दें, क्योंकि 2.5-3 घंटे का डिस्कशन है और 1.5 घंटे में प्रस्तुत करना बहुत चुनौती होती है।
एच.वी. कामत साहब, अनुच्छेद 97 के खंड 1 में लिखा हुआ क्या, एंड ए बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये शब्द हटा दिया जाए। आपने देखा, अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेदों को ढंग से देखेंगे, खासकर 110, 112, तो आपको बहुत जबरदस्त चीजें देखने को मिलेगी। 110 में भी लिखा हुआ है कि लोकसभा में रखा जाएगा, और फिर आगे भी लिखा हुआ है कि राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा धन विधेयक। तो वो कह रहे हैं कि बार बार चीजों को आप रिपीट क्यों कर रहे हो? जब आप ये कह रहे हो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो इसका मतलब है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीजों को आप उल्टा कभी ये कभी ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसा वो कह रहे हैं। संविधान में स्थान स्थान पर जो रिपीटेशन है, ये खंड भी उसका एक उदाहरण है, ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। यदि सदन अनुच्छेद 89 और 90 को पढ़े तो इससे पता लग जाएगा कि इस खंड की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 89 के खंड में लिखा है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 90 में लिखा है कि धन विधेयक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ परिभाषित कर दिया गया है। इन दोनों को साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि इसे यहाँ दोहराना अनावश्यक है। इस उपबंध को मैं हटाने का बात कह रहा हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। सिब्बल लाल सक्सेना जी क्या करें, तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक लोकसभा में भी पेश नहीं हो सकता है। तो एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि मेरे संशोधन का यह निर्वचन किया जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि रिपीटेशन मत करो बार बार किसी चीज का। जब आप एक बार लिखते हो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो फिर ये क्यों लिखते हो कि राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा? अरे भाई, जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, इसका मतलब यही होता है कि उसे पहले लोकसभा में रखना होगा। रिपीटेशन मत करो, ऐसा वो कह रहे हैं। तो बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई थी, और ये जो खासकर जो फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जो अनुच्छेद है, वो हम लोगों ने अभी तक की चर्चा में डिस्कस में लाया आपके सामने। मेरे हिसाब से बात मोटी मोटी बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एच.वी. कामत साहब आर्टिकल 98 जो है उस पर एक संशोधन करना चाहते हैं, और उससे बहुत सारी चीजें होगी क्लियर। आर्टिकल 98 के खंड 1 में ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इन शब्दों के स्थान पर आप ये लिख दीजिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मेक्स रूल्स फॉर रेगुलेटिंग, ये शब्द रख दिया जाए। क्या कह रहे हैं? इसमें दो संशोधन है। एक तो यह है कि एक वाक्यांश को एक खंड में स्थानांतरित किया जाए, और दूसरे में ईच शब्द के स्थान पर आइदर शब्द लिख दिया जाए, ऐसा एच.वी. कामत साहब कह रहे हैं। फिर संशोधन संख्या 1725 और 1726 पेश नहीं की गई। फिर नजरुद्दीन जी अहमद साहब के नाम था 1727 संशोधन। उन्होंने कहा अनुच्छेद 98 का खंड 4 हटा दिया जाए। फिर आते हैं जसपत राय कपूर साहब। अपना संशोधन पेश करने से पूर्व मैं मेरे माननीय मित्र नजरुद्दीन अहमद का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना संशोधन पेश किया, क्योंकि उसी के कारण मैं इस संशोधन पर अपना संशोधन पेश करने में समर्थ हो सका। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? अगर नजरुद्दीन जी अहमद साहब अपना संशोधन पेश नहीं करते तो शायद इनको भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि कई बार संशोधन से संशोधन जुड़े हुए होते हैं, और जब एक संशोधन को रखने की परमिशन नहीं मिली या किसी व्यक्ति ने अपना संशोधन पेश नहीं किया और मेरा संशोधन उस संशोधन से संबंधित था, तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने पेश नहीं किया तो मुझे भी फिर रखने की परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसा उन्होंने इस वजह से कहा। अब देखिए वही बात आ रही है संयुक्त बैठक के संदर्भ में। क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं संशोधन सूची के संशोधन संख्या 1727 के निर्देश से अनुच्छेद 98 के खंड अब्सेंस शब्द के पश्चात द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और इन द अब्सेंस ऑफ बोथ, ये शब्द प्रविष्ट किए जाए। If you are aware about the joint sitting or the procedure of the joint sitting of the parliament, I think you are aware about it that the speaker of the Lok Sabha preside करता है संयुक्त बैठक को। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक को कौन करेगा प्रिजाइड? ये मेरा आप लोगों से प्रश्न है। डिप्टी स्पीकर करेगा, और अगर वो भी पद पर नहीं है तो वो भी पद पर नहीं है तो लोकसभा विल इलेक्ट, लोकसभा विल इलेक्ट, यू आर यूजिंग ए वर्ड इलेक्ट। रक्षा जी कह रही है राज्यसभा के उपसभापति, भार्गव कह रहे हैं अमंग द मेंबर्स। ओके, मतलब वही बात है।
देखिए, अगर अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 118 को पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के साथ मिलकर संयुक्त बैठक के संदर्भ में राष्ट्रपति कुछ नियम बनाएंगे। उन नियमों में ये लिखा हुआ है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर पद पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में नियमों में जो व्यक्ति तय कर रखा है वो उस समय उसकी अध्यक्षता करेगा। प्रस्ताव लाया जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति को ऐसी स्थिति में, जबकि अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है, तब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सभापति करेगा, इस प्रकार का प्रावधान लाया जाएगा अगर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो। डॉक्टर अंबेडकर इसे जबरदस्त तरीके से हटा देंगे। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं, राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, कब? जब लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो। कितनी सारी दिक्कतें हो जाएगी। जरा देखिएगा आज इस विषय पर क्या चर्चा चल रही है। एट ए सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस of the people, or in his absence the chairman of the council of states, or in the absence of both such person as may be determined by rules or procedure made under clause 3rd of this article shall preside। ये कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के सभापति और दोनों अनुपस्थित है तो जो रूल्स तय करेंगे वो। ये तर्क दे रहे हैं कौन? जसपत राय कपूर साहब। अब देखिए अब क्या होगा। टीटी कृष्णमाचार्य जी क्या कहेंगे? अब वो आ रहे हैं टीटी कृष्णमाचार्य जी इस विषय पर बोलने के लिए, प्रारूप समिति के मेंबर है। श्रीमान, मैं श्री कपूर के संशोधन की युक्तियों को तो सर्वथा स्वीकार करता हूं। मैं नहीं जानता कि डॉक्टर अंबेडकर इस विषय में क्या करेंगे, पर मेरी यह भावना है कि खंड को वर्तमान रूप में ही रहने दिया जाए और जसपत राय कपूर के अनुसार संशोधित नहीं किया जाए, क्योंकि उपयुक्त व्यवस्था ये होगी कि या तो राज्यसभा का सभापति पीठासीन हो और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष पीठासीन हो, अथवा वर्तमान प्रबंध ही रखा जाए, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति भी होगा और उसकी स्थिति विशेष होगी, राष्ट्रपति से दूसरे नंबर पर होगी। अरे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 पर होता है। अगर आप प्रोटोकॉल को देखेंगे तो प्रोटोकॉल में कहां राष्ट्रपति है, कहां उपराष्ट्रपति है, कहां प्रधानमंत्री है, कहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, कहां लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कहां पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति। अगर उन प्रोटोकॉल को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष से प्रोटोकॉल में ऊपर है भारत के उपराष्ट्रपति। क्या आपको यह अच्छा लगेगा क्या कि लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित है तो भारत की ये संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करेगा? यानी उनसे छोटे वाला व्यक्ति अनुपस्थित है और उनसे ऊपर वाला उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करेगा। यह कोई अच्छी बात है क्या? यह तर्क दिया गया था टीटी कृष्णमाचार्य जी का। कल मोदी जी की सरकार बनी, कई सारे लोग मंत्री बने। एक व्यक्ति महाराष्ट्र के प्रफुल्ल पटेल वॉज द मिनिस्टर। सेकंड जो मोदी जी का जो टेन्योर था उसमें मिनिस्टर थे। उनको कहा गया कि अब आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाइए। पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, अब हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं लेंगे। अरे जब वहां प्रोटोकॉल का मामला आ गया तो ये तो समझ रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति भी होगा और उसकी स्थिति विशेष होगी, राष्ट्रपति से दूसरे नंबर पर होगी और शायद प्रधानमंत्री के समान होगी। वो इनिशियल स्टेज की बात कर रहा है, लेकिन नंबर 3rd पर है प्रधानमंत्री, और शायद प्रधानमंत्री के समान होगी या ऐसी ही कुछ होगी। उसे अध्यक्ष से नीचे की स्थिति में रखने का अर्थ विभेद करना होगा। एक व्यक्ति को लोकसभा के अध्यक्ष के नीचे रखना होगा जो राष्ट्रपति का स्थान ले सकता है। अरे भाई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कुछ परिस्थिति में राष्ट्रपति बन सकते हैं और आप उनको लोकसभा अध्यक्ष के नीचे लेके आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब बातें भी संविधान सभा में हुई। आगे क्या कह रहे हैं? इसमें यह भी आपत्ति हो सकती है कि अध्यक्ष को परिषद के सभापति के नीचे क्यों रखा जाए, क्योंकि उसमें दोनों सदनों में प्रतियोगिता हो सकती है कि किस सदन को प्रथम स्थान मिले। अरे लोकसभा राज्यसभा में भी झगड़ा हो जाएगा। अगर आपने उपराष्ट्रपति जो कि सभापति है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो उसकी अध्यक्षता करेगा, यह प्रोविजन कर दिया ना, तो इसका मतलब यह साबित हो गया कि लोकसभा
नंबर 1 है, राज्यसभा नंबर 2 है, ये भी डिस्कशन होगा। क्या कह रहे हैं, ये बहुत नाजुक और कठिन स्थिति होगी और मेरे विचार में मसौदा समिति ने राज्यसभा के सभापति को, जो कि उपराष्ट्रपति होता है, चित्र से बिल्कुल ही हटाकर समस्या का निराकरण कर दिया। अब आप समझिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा हमारे मसौदा समिति के सदस्यों को। कितना सोचा होगा उन्होंने कि इससे एक मैसेज पहुंच जाएगा, लोकसभा नंबर 1 है, राज्यसभा नंबर 2 है। इस तरह का मैसेज वो नहीं पहुंचाना चाहते थे। और सब तरह यही अच्छा है कि जब दोनों सदन एक साथ मिले तब उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है, मंच पर बिल्कुल ही ना रहे और अध्यक्ष पीठासीन हो जाए। श्री जसपत राय कपूर के सुझाव को स्वीकार करने से, चाहे वो तर्क संगत दिखाई देता हो, मेरे ख्याल से नाजुक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे हटाने के लिए इस अनुच्छेद को विद्यमान रूप में ही रहने देना अच्छा होगा। ये कहा। फिर के.एम. मुंशी जी, वो खुद भी प्रारूप समिति के मेंबर है। अरे भाई, संविधान सभा की बैठकों के बाद में प्रारूप समिति के सदस्य तो लगातार मिलते थे ना, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मेरे विचार में दूसरी सभा के सभापति को बीच में ना लाकर अनुच्छेद को वर्तमान रूप में ही रखा जाना सर्वोत्तम रहेगा। इसका कारण सीधा है, द्वितीय सदन का सभापति उपराष्ट्रपति भी होगा। अतः यदि हम अध्यक्ष को पहले रखें तो सभापति को उसके बाद में ठीक नहीं होगा और हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को संयुक्त बैठक का अध्यक्ष या सभापति बनाना ठीक भी ना रहे, जो अस्थायी रूप से कभी भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर सकता है। ये के.एम. मुंशी जी ने कहा। फिर क्या कहा अंबेडकर साहब ने? मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि मैं जसवंत राय कपूर के संशोधन को स्वीकार नहीं करता। यह अधिक अच्छा है कि इस मामले को नियमों द्वारा उपबंधित होने के लिए ढीला ही छोड़ दिया जाए। श्री कामत के संशोधन के संदर्भ में निस्संदेह उसकी ओर आकृष्ट अनुभव करता हूं, किंतु इस समय मैं वचन नहीं दे सकता हूं, किंतु मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मसौदा समिति उस पर विचार करेगी। और इसके बाद में अध्यक्ष साहब क्या बोल रहे हैं? तो फिर मैं श्री कामत के संशोधन पर वोट नहीं लूंगा, क्योंकि आपने कहा ना कि मसौदा समिति इसके ऊपर विचार करेगी, तो फिलहाल मैं अभी वोट नहीं लेता हूं, क्योंकि वोट ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और वोट में अगर संविधान सभा ने अस्वीकार कर दिया तो, और फिर मसौदा समिति उसके ऊपर कैसे विचार करेगी? कैसा लग रहा है भाई, पहले तो ये बताओ। अरे फीडबैक लिंक शेयर करो भाई, फीडबैक लिंक शेयर करो, क्योंकि थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ ना तो लेट मिलेगा ना, उसी हिसाब से। क्योंकि कुछ मेरे मित्र क्या करते हैं, वो तो आते ही 7:45 और 8 बजे ही है, उनको लगता है फीडबैक लिंक तो उसी समय आएगा, पर उनको ये पता नहीं कि आज थोड़ा सा क्या हुआ, लेट स्टार्ट हुआ, वो पता नहीं है। अरे ये पता नहीं है कि संविधान सभा की बहस पर अगर चर्चा खूब कर रहे हैं तो खुद ने भी तो दिमाग लगाया होगा कभी कभी। जब इतने तर्क, इतने महान लोगों के तर्क पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो तार्किक शक्ति मुझ में भी आई होगी। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ऐसी बात कही, तो इसके बाद में एच.वी. कामत साहब के संशोधन पर वोटिंग नहीं करवाई गई। एक्चुअली में वो एक संशोधन चाह रहे थे कि भाई संविधान सभा जो वर्ड लिखा उसके जगह जगह पर आपने डोमिनियन लिख रखा है, उसको हटा दीजिए। तो जसवंत राय कपूर साहब के संशोधन पर वोटिंग होने लगी, तो कपूर साहब ने कहा नहीं, मैं मेरा संशोधन वापस ले रहा हूं, मेरे वोटिंग मत कराओ। वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं इसे वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा संशोधन पराजित हो जाए, ये मैं नहीं चाहता हूं। और इसके बाद में सभा की अनुमति से जसवंत राय कपूर साहब ने अपना संशोधन क्या कर लिया? वापस ले लिया। इसके बाद में 98 क नाम का एक नया अनुच्छेद आया, जो डॉक्टर अंबेडकर खुद ही रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, वित्तीय कार्य को समय के अंदर समाप्त करने के प्रयोजन से संसद विधि द्वारा एक्चुअली में संसद को इस बात का पावर दिया जा रहा है कि संसद एक निश्चित अवधि के भीतर सारी बजट से संबंधित जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर सके। इस पर कानून बनाने की पावर जो है संसद को दी जा रही है। इसके बाद में एक नया अनुच्छेद आ जाता है और आप लोग जानते हैं कि किस तरह से लोकसभा से बजट पारित होकर, धन विधेयक पारित होकर राज्यसभा में जब जाता है तो राज्यसभा उसे कितने दिन में पारित करती है? बताइए, कितने दिन में पारित करना होता है? बताइए। इसका जवाब तो बड़ा आसानी से दिया जा सकता है। चौदह दिन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इनिशियल स्टेज में 30 दिन था, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने जब प्रस्ताव रखा तो उसमें 21 दिन किया, फिर आपको मालूम है कि इसको 14 दिन किया गया। सेम प्रोसीजर विधानसभा और विधान परिषद के संदर्भ में भी है। 30 दिन को घटाकर 21 दिन करने का प्रस्ताव रख रहे हैं टीटी कृष्णमाचार्य जी, यानी मसौदा संविधान में 30 दिन लिखा हुआ है। कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं इसको घटाकर आप 21 दिन कर लीजिए, बीएम गुप्ते जी कह रहे हैं कि नहीं, इसको घटाकर आप क्या कर लीजिए, 14 दिन कर लीजिए, और आखिर में 14 दिन वाला क्या हो जाएगा, पारित भी हो जाएगा। आप जानते हैं यही इसी प्रकार का प्रोविजन हमारे संविधान में आज भी है। और कुछ संशोधन है जो रेवेन्यू ऑफ इस स्टेट्स की जगह पर वही शब्दावली चेंज करनी है, भारत की संचित निधि जैसी शब्दावली चेंज करना चाहते हैं। इसमें ज़्यादा कोई डिस्कशन की बात नहीं थी, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। एक्चुअली में जहां जहां रेवेन्यू ऑफ इंडिया लिखा हुआ है वहां शब्दावली चेंज होकर भारत की संचित निधि जैसी शब्दावली आ रही है। वो राज्यों के संदर्भ में सेम अनुच्छेद, पहले जो संसद के संदर्भ में जो पारित हो रहा है लेखानुदान, ये वाले सेम अनुच्छेद राज्यों के संदर्भ में पारित हो रहे हैं। और जैसे भारत की संचित निधि शब्दावली जैसी पारित हुई थी भारत के राजस्व की जगह, ठीक उसी प्रकार से राज्य की संचित निधि जैसी शब्दावली पारित हो रही है। तो उसमें तर्क वो सेम ही है, इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कशन की कोई संभावना यहाँ पर नहीं है। अब एक नया अनुच्छेद लाया जा रहा है, वो अनुच्छेद उसी प्रकार का है जिस प्रकार का हमने संसद के संदर्भ में पारित किया, वही राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में आ रहा है। अब नया अनुच्छेद जिस पर हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 184। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी कुछ प्रश्न कर रहे हैं, श्रीमान हमने अनुच्छेद 99 पर विचार नहीं किया है, जो कि देखो एक्चुअली में क्या कि कुछ अनुच्छेद संसद के संदर्भ में राज्य विधानमंडल से संबंधित है, कुछ अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, और वो हाई कोर्ट में भी ऐसे कैसे संदर्भ में। तो कई बार अनुच्छेद आपको 50-52 पे चर्चा करते करते 150 पर पहुंच जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, राज्य विधानमंडल, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी अनुच्छेद 184 के बारे में क्या बोल रहे हैं कि सर हमने आर्टिकल 99 पर चर्चा नहीं की, उसको स्थगित कर दिया, इसलिए इसको भी स्थगित कर दिया जाए। अनुच्छेद 185 और 86 पर अधिक संशोधन नहीं है, उन्हें लिया जा सकता है, 184 को छोड़ दो, क्योंकि 99 पर भी हमने चर्चा नहीं की है। तो जब 99 पर चर्चा करेंगे तब 184 पर भी चर्चा कर लेंगे। तो फिर अनुच्छेद 185 आ रहा है, 184 छोड़ दिया गया। फिर अनुच्छेद 185 को लेते हैं तो 2518 और 2519 जो संशोधन थे वो पेश नहीं किए गए। कोई बोलना चाहता है क्या? तो बी दास आया बोलने के लिए। श्रीमान मैं अनुभव करता हूं कि प्रांतीय विधान मंडल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर प्रश्न उठाने का हक होना चाहिए। यू नो वेरी वेल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 में लिख रखा है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगी, पढ़ रखा होगा। ठीक उसी प्रकार से संसद में क्या हो रहा है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं होगी। सेम बात अनुच्छेद 210 में भी लिखी हुई है कि राज्य के जो विधान मंडल है वो चर्चा करते समय संसद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में किसी प्रकार की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, और हाई कोर्ट भी इसी तरह से राज्य विधानमंडल में क्या हो रहा है उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। ये एक तरह से क्या है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के रूप में आप देख सकते हैं। बी दास कह रहे नहीं, हाईकोर्ट के जजेस पर डिस्कशन करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को भी होना चाहिए। तो आर के सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय मैं जानता हूं कि आपने ठीक कहा है कि पिछले खंडों में हमने सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में ऐसा खंड पास किया था, पर मैं नहीं समझता हूं कि हाईकोर्ट का न्यायाधीश आलोचना से परे क्यों हो। जहां तक उसके आचरण का संबंध है, कभी कभी वो कदाचार करता है और वो देवता नहीं होता है, उसके आचरण पर भी कहीं ना कहीं आलोचना होनी चाहिए। और यदि आप सदन को उसके आचरण पर वाद विवाद करने की अनुमति नहीं देते हैं तो आपको पता है कभी कभी क्या हो जाता है। ये तो मैं कहता हूं कि उसके निर्णय पर सदन में बहस नहीं होनी चाहिए, पर उसके आचरण पर तो बहस होनी ही चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं सिद्धवा जी। वो कह रहे हैं कि भाई निर्णय पर चर्चा मत कराओ को विधानमंडल में, पर न्यायाधीशों का आचरण किस तरह से उस पर तो चर्चा करा ही सकता है। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी क्या कह रहे हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम संसद के संदर्भ में अनुच्छेद 101 को स्वीकार कर चुके हैं जो लगभग ऐसा ही है, और हम उसी उपबंध को राज्य विधानमंडलों पर लागू कैसे कर रहे हैं? अरे भाई ऐसा, इसलिए तो मैंने अनुच्छेद 120 की चर्चा की,
ताकि आपको अनुच्छेद 210 समझ में आ सके। ये मेरा तर्क नहीं है, ये टीटी कृष्णमाचार्य जी ने कहा। अरे हम ऐसा ही अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट और संसद के संदर्भ में पास कर चुके हैं, वो कह रहे हैं। तो अध्यक्ष आप कह रहे प्रश्न ये है अनुच्छेद 185 के खंड 2 को हटा दिया जाए, संशोधन स्वीकृत हो गया और इस प्रकार से चर्चा वाली जो बात थी वो रद्द हो गई। इसके बाद में अनुच्छेद 186 आता है। अब हम अनुच्छेद 186 को लेंगे। इसके ऊपर 2520 संशोधन था जो पेश नहीं किया गया। अध्यक्ष ने कहा अनुच्छेद 186 संविधान का अंग बने और प्रस्ताव क्या हो गया, स्वीकृत हो गया। इस प्रकार अनुच्छेद 186 स्वीकृत हो गया। इसके पश्चात सभा सोमवार तारीख 13 जून 1949 के सुबह के 8 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 10 जून 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर लगभग हमने 1.5-2 घंटे आज चर्चा की। चर्चा लगभग 2.5-3 घंटे वहां भी चलती थी, पर हम लोग उसका एक सार रूप में आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बात समझ में आ सके। 11 जून और 12 जून 1949 को संविधान सभा में कोई बैठक नहीं हुई और उसका कारण था कि 11 जून और 12 जून को वहां उस समय शनिवार और रविवार था, बैठक नहीं हुई। 13 जून 1949 को सोमवार को बैठक वापस शुरू होगी। हम भी 13 जून 2024 को इस बैठक को वापस शुरू करेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए 13, 14, 15 और 16 अब हमारे पास केवल 4 दिन रहे हैं। 4 दिन में जितनी चर्चा जो होगी वो आपके सामने रख देंगे। 120 हाँ लैंग्वेज वाली है, 121 और 122 थोड़ा सा स्किप हो गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और लगभग 19 दिन, लगभग क्या पूरे हो ही गए, 19 दिन तक हमने चर्चा कर ली है। 20, 21, 22 और 23। आप जानते हैं संविधान सभा का 8वां सत्र जो 1 महीने से चला उसमें 23 सक्रिय बैठकें हुई, तो आज हम लोगों ने 19वां पड़ाव भी पार कर लिया है। आपका इस तरह का सहयोग अगर लगातार रहा तो बिल्कुल हम इन 4 दिनों को भी ढंग से कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और 2 दिन के अवकाश के बाद वापस अब हम मिलेंगे 13 जून 2024 को। लिंक आप भर दीजिएगा, लिंक का जो जवाब है वो भी सही दीजिएगा, और जो आपने भेज रखा है अपना हिंदी में नाम और संस्थान का नाम, उसके हिसाब से सर्टिफिकेट बनने की प्रक्रिया शुरू। 2 दिन हो गए शुरू हुई। कल तो खैर रविवार था, इस वजह से काम नहीं हो पाया। आज काम फिर बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम लोग इस बैठक को समाप्त करेंगे, जब 23वें दिन तक पहुंच जाएंगे, जब हम लोग 16 जून तक पहुंच जाएंगे, तब तक हमारे सारे सर्टिफिकेट तैयार हो जाएंगे। किसी ने अभी भी नहीं भेजा है, इनका स्क्रीनशॉट लो तो एक बार। कुछ नाम मेरे को अजीब से नाम आए मेरे पास, मैं अजीब नाम को वैसे भी नहीं देने वाला हूँ सर्टिफिकेट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए वापस इनका। नए साथी कैसे जुड़ गए यार, अचानक जुड़ने पर कोई नजरुद्दीन जी अहमद साहब ने क्या कहा, अचानक संशोधन जब आता है तो इससे व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से नई एंट्री नहीं होगी, तो तूने हमारी एंट्री वाली बात नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच, और फिर वापस मिलते हैं 2 दिन बाद। थैंक यू।